पूरी कहानी एक साथ डाल रहा हूं। असली मजा अब शुरू होता है। जल्दी से फॉलो दबाओ और लाइक कर दो। भगवान करे तुम बाहर निकलो और 5 मिलियन कमा लो। कैप्चर सिस्टम से बाइंड होने के बाद वो मुझे आइडियाज देने लगा, बोलने लगा कि फीमेल लीड और साइड चिक का सिम बनूं। लेकिन मैंने सिर्फ मना ही नहीं किया, मैंने उन्हीं पर ऊनो रिवर्स चला दिया और उन दोनों को एक फेक सिस्टम से बाइंड कर दिया। अगले ही सेकंड दोनों को एक नोटिफिकेशन मिला। फेक सिस्टम ने कहा, डियर होस्ट, तुम सक्सेसफुली कैप्चर द मेन लीड सिस्टम से बाइंड हो चुकी हो। मेन लीड के साथ 100 अफेक्शन पॉइंट्स तक पहुंच जाओ तो सक्सेस मिलेगी। अफेक्शन पॉइंट्स -100 तक गिर गए तो फेल हो जाओगी। फेलियर का रिजल्ट तुरंत टर्मिनेशन होगा। फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर मेल लीड का अफेक्शन नेगेटिव में गया तो रैंडम पनिशमेंट्स ट्रिगर होंगे। हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि तुम जल्दी शुरू करो। जब मैं सो कॉल्ड कैप्चर सिस्टम से बाइंड हुआ तभी मेरे असली माँ बाप के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसलिए मैं घर से भाग गया था और सड़कों पर घूम रहा था, सोच रहा था कि रात को कहाँ रुकूंगा। तभी अचानक मुझे एक ठंडी रोबोटिक आवाज सुनाई दी, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम सक्सेसफुली कैप्चर सिस्टम से बाइंड हो गए हो। मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पॉपअप हुई जिसमें 2 औरतों की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्क्रॉल हो रही थी। तब मुझे पता चला कि मैं असल में एक ग्रोवलिंग ट्रोप वेब नॉवल दुनिया के अंदर जी रहा हूं। मैं इस दुनिया का मेल लीड हूं और जी फैमिली का असली यंग मास्टर हूं, जिसे 20 साल से ज्यादा बाहर छोड़ दिया गया था। क्योंकि प्लॉट पूरी तरह ट्रैक से उतर रहा था, सिस्टम सामने आया और डिमांड किया कि मैं नॉवल की फीमेल लीड को जीतूं। फीमेल लीड है लियू रियॉन, लियू फैमिली की सबसे बड़ी प्रिंसेस। वो साइड कैरेक्टर नैंग बिंग की आंट भी हैं और वो साइड कैरेक्टर मेरी फेक छोटे भाई जी बाक्साओ की बचपन की बेस्टी है। दोनों ही जी बाक्साओ के बहुत करीब हैं। जिस दिन मैं वापस आया वो दोनों उसका सपोर्ट करने के लिए भी आ गई थीं। उन्हें डर था कि मेरे जैसा गवार कलवट उसे परेशान करेगा। एक बड़े होटल के बेड पर लेटे हुए मैंने सिस्टम से उसके सो कॉल्ड रूल्स के बारे में पूरी डिटेल में सवाल किए। ऊपर से नीचे तक सब कुछ पूछा, यहां तक कि फेल होने पर पनिशमेंट क्या होगी। सिस्टम 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर एक शब्द बोला, टर्मिनेशन। लेकिन अगर मैं मिशन कंप्लीट कर लूं तो सिस्टम शॉप से चीट्स ले जा सकता हूं और मुझे ये सब स्टोरी लाइन खत्म होने से पहले करना होगा। ओरिजिनल स्टोरी में मैंने इन लोगों के टॉक्सिक ड्रामा में 5 साल बर्बाद किए थे, तब जाके हैप्पी एंडिंग मिली थी। इसलिए मुझे ये कैप्चर मिशन 5 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा, वरना मैं गया काम से। मैंने 1 सेकंड सोचा और पूछा, तो चाहे मैं कोई भी मेथड यूज करूं, जब तक कैप्चर सक्सेसफुल है वो काउंट होगा ना? सिस्टम ने हाँ में जवाब दिया। मैंने सिस्टम शॉप खोला और टूल्स ढूंढने लगा जो काम आ सके। फिर मैंने कहा, सिस्टम मुझे लोन दो, मैं एक आइटम खरीद रहा हूं। सिस्टम शॉप की हर चीज इस दुनिया की करेंसी से खरीदी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल कंगाल था। अगले ही सेकंड मेरे अकाउंट में जीरो की लंबी लाइन दिखने लगी। मैंने एक फेक सिस्टम खरीदा। वो कोई क्रेजी चीज नहीं करता था, उसमें सिर्फ रिमोट सर्विलेंस और मैसेजिंग फीचर्स थे। मैंने तुरंत फेक सिस्टम को उन दोनों लड़कियों से लिंक कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स में ब्रॉडकास्ट मैसेज टाइप किया। मैंने लिखा, डियर होस्ट, तुम सक्सेसफुली कैप्चर द मेन लीड सिस्टम से बाइंड हो चुकी हो। मेन लीड के साथ 100 अफेक्शन पॉइंट्स तक पहुंच जाओ तो सक्सेस मिलेगी। अफेक्शन पॉइंट्स -100 तक गिर गए तो फेल हो जाओगी। फेलियर का रिजल्ट तुरंत टर्मिनेशन होगा। फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर मेल लीड का अफेक्शन नेगेटिव में गया तो रिमोट कैमरे के थ्रू रैंडम पनिशमेंट्स ट्रिगर होंगे। मैंने फीमेल लीड लियू रियॉन को पूरी तरह जमते हुए देखा। लग रहा था वो अभी घर आई थी और कपड़े बदल रही थी। उसका निट कार्डिगन उसके कंधों से फिसल गया था, जिससे उसकी वो जबरदस्त कर्व्स दिख रही थीं जिन्हें वो आमतौर पर छुपा कर रखती थीं। मैंने बियर का कैन खोला, काउच पर पीछे टिक गया और सर्वेलेंस फीड को घूरने लगा। लियू रियॉन शायद सोच रही थी कि क्या वो बस गलत सुन रही हैं या वो आवाज सच में थी। मैंने फिर टाइप किया, प्लीज मेन लीड जी बोआओ को कैप्चर करो। 100 अफेक्शन पॉइंट्स तक पहुंचना सक्सेसफुल कैप्चर माना जाएगा। करंट मेल लीड अफेक्शन पॉइंट्स 0 है। पहले मैं सोच रहा था कि उसके लिए अफेक्शन लेवल क्या सेट करूं, लेकिन आखिर में डिसाइड किया कि लियू रियॉन और मेरे बीच जो भी उनका असली अफेक्शन लेवल है वही मिरर करूंगा। मेरे पहली बार घर वापस आने के अलावा हमारे बीच 0 इंटरैक्शंस हुए थे, इसलिए उसका मेरे लिए 0 अफेक्शन होना बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं था। दूसरी तरफ बिंग बिंग 50 पर थी। मुझे सच में शक था कि वो थोड़ी मिसएंड्रेस थी। कोई भी लड़का जिसे वो खुद पसंद नहीं करती थी वो असल में उसका दुश्मन था। मैंने दूसरा कैमरा फीड चेक किया। बिंग बिंग अभी शावर से बाहर आई थी और उसके गीले बाल सिर्फ एक टॉवल में लिपटे हुए थे। वो अपने बाल सुखा रही थी और बड़बड़ाते हुए कह रही थी, ये क्या बला है। सिस्टम को फिर से रूल्स रिपीट करते हुए सुनने के बाद उसने धीरे से मेरा नाम लिया, फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, कैप्चर? क्या कैप्चर? तुम बीमार हो जाओ, किसी और को ढूंढो, मैं ये नहीं कर रही। मैंने सिस्टम शॉप को स्क्रॉल किया और इलेक्ट्रिक शॉक पनिशमेंट चुनी। मैंने टाइप किया, सिस्टम डिटेक्ट करता है कि होस्ट काम चोरी कर रही है। मेल लीजिबो का अफेक्शन बहुत कम है। रैंडम पनिशमेंट मोड शुरू हो रहा है। इससे पहले कि बिंग बिंग कुछ रिएक्ट कर पाती, मैंने शॉक मोड एक्टिवेट करने के लिए बटन जोर से दबाया। फीड में वो तुरंत गिर गई और तड़पने लगी और उसने एक दर्दनाक चीख मारी। जब शॉक्स की पहली वेव खत्म हुई, बिंग बिंग ने साफ तौर पर हार नहीं मानी थी। वो अभी भी चिल्ला रही थी, मैं मना करती हूँ, मैं मना करती हूँ, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। मैंने फिर से बटन दबाया। अगले ही सेकंड उसके होठों से एक और दर्दनाक चीख निकली, लेकिन वो अब भी जिद्दी बनी हुई थी। बिंग बिंग का गुस्सा सच में बहुत तेज था। मैंने उसे लगातार दर्जनों बार शॉक दिया, जब तक कि वो पूरी तरह डरकर कांपने नहीं लगी और बोली, नहीं रुको, मैं मानती हूं,
मैंने मौका देखकर एक बार फिर हल्का सा बटन दबाया। इस बार उसके मुंह से एक हल्की सी सांस और कराह निकली। मैंने अपने कान मेले और उसकी हाँफने की ऑडियो की एक कॉपी बनाई। मेरा असली सिस्टम वो सब देख रहा था जो मैं कर रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने पूछा, तुम असल में क्या कैप्चर कर रहे हो? शायद उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैप्चर मिशन कैसे है, और ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ मजे के लिए उन्हें टॉर्चर कर रहा हूं। मैंने जवाब दिया, चिल आउट। फिर टाइपिंग जारी रखी। होस्ट के पास मेल ली जीबो के अफेक्शन को पॉजिटिव नंबर्स में लाने के लिए 2 हफ्ते हैं, वरना रैंडम पनिशमेंट मोड ट्रिगर हो जाएगा। जमीन पर हाँपती हुई बिंग बिंग के लिए इसे मानना मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उन इलेक्ट्रिक शॉक्स ने उसे सच में ट्रॉमेटाइज कर दिया था। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिजली उसके शरीर के हर हिस्से से गुजर रही हो, जैसे उसने खुद पर से पूरा कंट्रोल खो दिया हो। बिंग बिंग का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। कुछ देर के लिए उसे ये तक याद नहीं आ रहा था कि ली जीबो कौन था। उसे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि वो जॉग सियाओ का भाई था, वो गांव से आया हुआ असली यंग मास्टर। इसी बीच मुझे नोटिफिकेशन मिला कि बिंग बिंग का मेरे लिए अफेक्शन फिर से गिर गया है। मेरा लियू रुआन को भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो बिंग बिंग से कहीं ज्यादा काम बिहेव कर रही थी। ना बहस की, ना इसे मना, बस किसी से मेरी बैकग्राउंड इन्फो निकलवाई। जब तक मैंने उसके कैमरा फीड पर स्विच किया, वो पहले ही पूरी तरह तैयार थी और अपने कंप्यूटर डेस्क पर वापस बैठी थी। क्योंकि वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर रही थी, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ा। उन्हें सिस्टम और मेरे प्रति ओबीडियंस सीखने की जरूरत थी, और ओबीडियंस पनिशमेंट और रिवॉर्ड से पैदा होती है। मैंने टाइप किया, मेल ली जीबो अफेक्शन -10, करंट अफेक्शन -10। मेल लीड का अफेक्शन 0 से नीचे डिटेक्ट हुआ। रैंडम पनिशमेंट मोड शुरू हो रहा है। लियू रुआन ने अभी उस रैंडम अफेक्शन ड्रॉप को समझा भी नहीं था कि अगले ही सेकंड उसे पनिशमेंट वार्निंग मिल गई। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुरंत उसके शरीर में तेज गर्मी की एक लहर दौड़ गई। मैंने सिस्टम शॉप के अनरिजॉल्वेबल डिजायर पर क्लिक किया था। मैंने ये पनिशमेंट सिर्फ इसलिए यूज की क्योंकि मैं एक स्पाइसी लाइव शो देखना चाहता था। जिस लियू रुआन को मैंने देखा और जिसके बारे में सुना, वो हमेशा एक अनअप्रोचेबल आइस क्वीन, फ्लावर ऑन अ हाई पीक टाइप थी। लेकिन पहली बार जब मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि उसकी आंखें उसकी वाइब से बिल्कुल मैच नहीं करती। उसका लुक एस्थेटिक था और वो बहुत अलूफ और डिटैच्ड एक्ट करती थी, लेकिन उसकी वो आंखें डीपली अफेक्शनेट पीच ब्लॉसम आइज थी। उस दिन उसने नॉन प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पहने थे, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। इसलिए उसने उन पर एक मास्क लगा लिया था, जिससे उसकी पोजीशन के किसी इंसान को इस तरह की अनकंट्रोलेबल अर्ज महसूस हो। क्या ये उसे टॉर्चर करना है या उसे जानी देना? जबकि हने फीड में लियू रुआन के कैंप पर जूम किया। जैसे ही गर्मी की एक लहर उसके ऊपर छाई, वो कुर्सी पर पूरी तरह जम गई। उसने जोर से अपना निचला होंठ दबा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी ताकत से इस अचानक उठी हवस को दबाने की कोशिश कर रही हो। मैंने देखा उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। सांसें भारी हो रही थीं, क्योंकि वो बस घर पर आराम कर रही थी। उसने चश्मा नहीं पहना था। मैंने देखा उसकी वो पीच ब्लॉसम जैसी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। उसकी लंबी पलकें भीग चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो आंसू थे या पसीना। लियो रुआन के होंठ हल्की तरह खुल गए और उसके मुंह से बेकाबू सिसकियां निकलने लगी जब वो डेस्क पर झुक गई। अपना चेहरा बाहों में छुपाकर भारी सांसें लेने लगी। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से इसे नहीं रोक सकती। उसने अपने जलते हुए गर्म कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कार्डिगन के नीचे छुपा उसका जबरदस्त बदन अब सीधा मेरी स्क्रीन पर था। लियो रुआन की सहने की ताकत सच में पागलपन वाली थी। वो बेड पर दर्द में पैर मोड़ रही थी, बिना एक भी शब्द बोले, सब कुछ अंदर दबाए हुए, कोई शर्मिंदा करने वाली आवाज निकलने से मना करते हुए। लेकिन वो कंट्रोल खो रही थी। पूरा चेहरा लाल करके सिकुड़ रही थी, बेहाल लग रही थी, लेकिन थोड़ा उसमें डूबी हुई थी। मैं वहां बैठा लाइव स्ट्रीम देख रहा था, और तुम्हें देखकर लियो रुआन को समझ आ गया था कि इस तड़पाने वाली गर्मी की लहर को रोकने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वो दर्द में कराहने लगी, रुको, प्लीज रुको। मैं सच में उसे कहना चाहता था कि मुझसे भीख मांगे, लेकिन अफसोस, मुझे अपनी ठंडी एआई वाली पर्सनालिटी बनाए रखनी थी। इसलिए मैंने बस दुखद तरीके से अगला क्वेस्ट दे दिया। होस्ट के पास 2 हफ्ते हैं मेल लीड ली जीबो बोदा की अफेक्शन को पॉजिटिव में लाने के लिए, वरना रैंडम पनिशमेंट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। लियो रुआन की सफेद त्वचा पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। इस वक्त उसके पास अपना घमंड निगलने और मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने पनिशमेंट हटा दिया और लियो रुआन तुरंत बेड पर गिर पड़ी। उसकी इतनी परफेक्ट और इजी मोड वाली जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस शायद सबसे ज्यादा बेइज्जती भरा दिमागी और शारीरिक टॉर्चर था। दर्द रुकने के बाद भी लग रहा था जैसे उसका शरीर अब भी उस टॉर्चर को याद कर रहा हो। लियो रुआन शायद मेरे बारे में बैकग्राउंड चेक करवाने गई थी, या मेरे घर वालों से मेरे बारे में पूछा था, क्योंकि जब मैं होटल से चेकआउट कर रहा था, मैंने उसे एंट्रेंस पर मेरा इंतजार करते देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने पुकारा, गुडा। मैंने नोटिस किया कि जब उसने मेरा नाम लिया, वो हल्की सी कांप गई, शायद कल वाले टॉर्चर से अभी भी डरी हुई थी। मैंने बस जवाब दिया, आंटी। उस शब्द ने उसे फिर से झटका दे दिया। शायद वो पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, मेरा दिल जीतने और मुझे अपने प्यार में गिराने के लिए, लेकिन मेरे पहले ही शब्द ने हमारे बीच की जनरेशन गैप उसे याद दिला दी। शायद ये उसकी पूरी 28 साल की जिंदगी का सबसे ऑकवर्ड और परेशान करने वाला पल था। लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। एक फ्लर्ट वाली मुस्कान दिखाते हुए बोली, मुझे बस रुआन बुलाओ, आंटी क्यों? क्या मैं तुम्हें इतनी बुढ़ी लगती हूं?
फिर उसने बताया कि वो यहाँ क्यों आई थी, बोलते हुए, मैंने सुना तुम घर से बिना कुछ लिए भाग आए हो। मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने लोगों से तुम्हें ढूंढने को कहा। मैं भी पूरी तरह साथ देने लगा, पूछते हुए, तुम मेरी चिंता कर रही हो? हम इतने क्लोज भी नहीं हैं, है ना? ये बोलते हुए मैंने सीधा उसकी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया, जैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हों। वैसे भी मुझे स्कूल छोड़ देना, रास्ते में बात कर लेंगे। सिस्टम मुझे ये सब करते देख रहा था, कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। उसने कभी किसी को कैप्चर गेम ऐसे खेलते नहीं देखा था। बस कुछ सिंपल मूव से मैंने खुद को सबकी डोर खींचने वाला बना दिया था। लड़कियों के पीछे पागल बन के भागने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी को खुश करने के लिए स्ट्रेस लेने या टूटने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे बस आराम से बैठकर इंतजार करना था कि लड़कियां खुद मेरे पास आएं, और साथ ही मैं जो भी करूं या जैसा भी हूं, सब पूरी तरह जस्टिफाइड था और उन्हें बस सहना था। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने कहा, अगर तुम ये बोलने वाली हो कि जी बॉक्सों ने तुम्हें मुझे ढूंढने भेजा है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि जाने से पहले मैंने उसकी अच्छी तरह क्लास लगा दी थी। अगर मेरा सो कॉल्ड ब्यॉड बीच में ना आता तो शायद हम सच में लड़ पड़ते, इसलिए वो बहाना बिल्कुल बेकार है। लियो रुआन मुझे इतना बेपरवाह बनता देख रही थी और पहली बार उसे लगा कि वो सच में एक बड़ी परेशानी से डील कर रही है। मतलब वो इतनी खूबसूरत थी, उसके फीचर्स बिल्कुल फ्लॉलेस थे। अपने नॉर्मल सोशल सर्कल में उसे बस दो अच्छी बातें बोलनी होती थी और एक मुस्कान के साथ लड़के उस पर फिदा हो जाते थे, पूरी तरह उसके जाल में फंस जाते थे। लेकिन जो सोशल ट्रिक्स वो पहले इस्तेमाल करती थी वो मेरे सामने बिल्कुल बेकार थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे उसका सच सामने आ जाएगा। लियो रुआन ने होंठ भींचकर कहा, सच सच बोलूं तो मैं खुद तुमसे मिलने आना चाहती थी। समझ गई, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा सीधा होने वाला था। मैं मुस्कुराया और पूछा, तो तुम मुझे पसंद करती हो? लियो रुआन का गला अटक गया। शायद एक बड़ी उम्र की औरत का सामना करते वक्त तुमने ये उम्मीद नहीं की थी मैं इतना ज्यादा ईमानदार होऊंगा। लियू रु यांग ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, आखिरकार इसे कबूल किया और कहा, हाँ। मैं हंसा। पहली नजर का प्यार? उसने जवाब दिया, हाँ मैं करती रही। तो तुम पिछले कुछ महीनों से मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि इतनी बड़ी औरत होने की वजह से मैं तुम में कभी दिलचस्पी नहीं लूंगा, या तुम्हें बस एक छोटे लड़के के लिए फीलिंग्स आने लगी थी? बिल्कुल बेशर्म का। लियू रुआन खामोश थी, अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। वो इतना टॉक्सिक क्यों है? जैसे ही वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाली थी, उसने अचानक वही जानी पहचानी रोबोटिक आवाज सुनी। सिस्टम, मेल लीड जिबुआ अफेक्शन -20, करंट अफेक्शन 30। पता चला है कि मेल लीड तुम्हारे साइलेंट ट्रीटमेंट से परेशान है। होस्ट को सख्ती से मशवरा दिया जाता है कि उसकी एनर्जी से मैच करें और जवाब दें। उसे कभी भी रीड पर मत छोड़ें। लियू रुआन ने एक गहरी सांस ली, अपनी परेशानी को दबाया और सख्ती से सर हिलाया। हाँ, मैंने जवाब दिया। फिर तुम्हें इतना ज्यादा ट्रैश टीवी देखना बंद कर देना चाहिए। मुझ जैसे एक जीते जागते रेड फ्लैग के लिए पागल होना तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम लगती है। सिस्टम, मेल लीड जिबुआ अफेक्शन +0.11, करंट अफेक्शन 29.99। लियू रुआन पूरी तरह खामोश थी। उसे इस तरह की घुटन वाली फ्रस्ट्रेशन महसूस किए हुए सालों हो गए थे। आज उसे पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल रहा था। मुझे सच में हर एक दुख भरी बात के बारे में सोचना पड़ा ताकि मैं अपनी रोती हुई हंसी को रोक सकूं। हालांकि मेरा असली सिस्टम भी मुझे बता रहा था कि लियू रुआन की अफेक्शन मेरे लिए गिर रही है, लेकिन उसका मेरे लिए फीलिंग्स खोना मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था। जब तक मैं डेडलाइन से ठीक पहले उसकी अफेक्शन को मैक्स कर देता हूं, तब तक सब सही है। लेकिन वो नकली सिस्टम जो मैंने उस पर लगाया है, वो उसे रैंडम पनिशमेंट्स देता है। ये काफी साफ है कि यहां ज्यादा कौन तकलीफ उठा रहा है। मैं बोलता रहा, तो क्या तुम्हें उस वक्त जी बॉक्स याओ को डिफेंड करने के लिए मुझ पर वो सारी टॉक्सिक बातें करने और मेरा मजाक उड़ाने का अफसोस है? लियू रुआन ने जवाब दिया, हाँ मुझे सच में अफसोस है। वो ऑफिशियली उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मेरी बकवास सुन सकती थी। मैंने सर हिलाया, ठीक है तो फिर इस पर गुस्सा ही रहो। लियू रुआन को सच में नहीं पता था कि इसका क्या जवाब दे। वो कुछ मिनटों के लिए हिचकिचाई। सिस्टम, मेल लीड जिबुआ अफेक्शन -10, करंट अफेक्शन 39। पता चला है कि होस्ट दूसरी बार मेल लीड को वक्त पर जवाब देने में नाकाम रही है। तीसरा स्ट्राइक तुरंत रैंडम पनिशमेंट शुरू कर देगा। लियू रुआन इतनी परेशान थी कि वो रोने ही वाली थी और मैं बस झगड़ता रहा। तो क्योंकि तुम दावा करती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो, सही है? लियू रुआन ने सर हिलाया। हाँ, मैंने तेवर बदले। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर ही एक्सप्रेशन क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे अपना पीछा करने का मौका दे रही हो। क्या तुम्हें बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? तुम इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें कुछ देना है? लियू रुआन खामोश थी। जैसे ही वो बोलने वाली थी, सिस्टम ने अनाउंस किया, मेल लीड जिबुआ अफेक्शन -10, करंट अफेक्शन 4.99। होस्ट का मेल लीड के प्रति रुख अच्छा नहीं है। दूसरी गलती सीधा रैंडम पनिशमेंट शुरू करती है। लियू रुआन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि ये कार का सफर इतना ज्यादा लंबा क्यों लग रहा है। वो बिना ये पूरी तरह से समझे कि मैं किस तरह का लड़का हूं, सच में अफसोस करने लगी थी। वो बिना सोचे समझे मुझे ढूंढने चली आई और ये बताकर बहुत लापरवाह थी कि वो मुझे पसंद करती है।
उसे लगा कि मैं पूरी तरह से इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी हद पार कर रहा हूं और बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वो पलटकर लड़ भी नहीं सकती थी। उसने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट लाई और कहा, जब तुम्हारे पास वक्त हो तो चलो कहीं घूमने चलते हैं और कुछ एस्थेटिक स्पॉट्स पर जाते हैं। लड़कियों के साथ तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स कैसी हैं? यह असल में इंस्टाग्राम बॉयफ्रेंड 101 है। मैंने मजाक में एक पल के लिए उसकी बात मानी और सीधा उसकी थोड़ी पकड़ी, उसका चेहरा अपनी तरफ किया। लियू रुआन का दिल किसी वजह से एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अगले ही पल मुझे नोटिफिकेशन मिला कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है। सिस्टम, फीमेल लीड का दिल सच में तुम्हारे लिए तेजी से धड़क रहा है, तुम थोड़ा और एग्रेसिव हो सकते हो। मैंने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो सिर्फ गुस्सा नहीं है और गुस्से वाली धड़कन को फीलिंग समझ रही है? मौके का फायदा उठाते हुए उसने पलकें झपकाईं और उसकी आंखें आधी खुली थीं। क्लिक। मैंने बैक कैमरे का इस्तेमाल करके उसकी एक फोटो खींची। मैंने कहा, तुम्हारा स्किल्स से क्या मतलब है? तुम्हें अपने आप से समझौता करना सीखना चाहिए, तुम बूढ़ी हो रही हो। तुम बस ऐसी ही दिखती हो। मेरा कैमरा झूठ नहीं बोलता। मेरे चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। फोटो देखकर लियू रुआन को खुद पर शक होने लगा। क्या वो सच में एक बूढ़ी औरत थी? जाने से पहले मैंने कार की खिड़की खटखटाई और उसका ठंडा और खूबसूरत चेहरा धीरे से सामने आया। मैंने कहा, लियू रुआन, अगर तुम मेरा पीछा करने वाली हो तो मुझे कुछ असली कोशिश दिखाओ। मुझे नकली चीजें पसंद नहीं है। फेक सिस्टम, मेल लीड गिबोधा अफेक्शन, करंट अफेक्शन 48.99। डिटेक्टेड, मेल लीड ने आपकी ऊबर राइड को 5 स्टार रेटिंग दी है और उम्मीद करता है कि अगली बार तुम इतनी पंक्चुअल रहोगी। क्लास के बाद मैं लाइब्रेरी गया। सिस्टम, साइड चेक तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने चेक करने के लिए कैमरा फीड खोला और बाय निंगबिंग को देखा। वो उसी क्लासरूम से बाहर आ रही थी जहां मेरा लेक्चर था। मैंने फेक सिस्टम खोला और टाइप किया, डिटेक्टेड मेल लीड का पता। क्या होस्ट लोकेशन मैप अनलॉक करना चाहती है? बाय निंगबिंग इतनी परेशान थी कि वो लगभग चिल्ला पड़ी, इसे अनलॉक करो। कल के उस पागल कर देने वाले इलेक्ट्रिक्यूशन सेशन के बाद अगर थोड़ी भी देरी हुई तो वो फिर से शॉक से मर जाएगी। बाय निंगबिंग को पूरे दिन ऐसा लगता रहा जैसे उसके अंदर अभी भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बाकी है। उसे लग रहा था कि उसे पहले से ज्यादा स्टैटिक शॉक लग रहे हैं। अभी वो बस मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहती थी। फेक सिस्टम, लोकेशन मैप की कीमत 100 RMBB। बाय निंगबिंग खामोश हो गई। अगर कल उसे बुरी तरह शॉक ना लगा होता तो उसे पूरा शक होता कि सिस्टम सिर्फ एक हाईटेक स्कैमर है। बाय निंगबिंग ने गहरी सांस ली। उसने इसे बस मुसीबत से बचने के लिए इडियट टैक्स की तरह लिया। एक बार जब वो कैप्चर मिशन पूरा कर लेगी तो वो इस गीबो से दुगना बदला लेगी। मुझे तुरंत मेरे अकाउंट में पैसे आने की आवाज सुनाई दी। सिस्टम का कर्ज चुकाने के बाद मैंने मैप पैनल को सीधा बाय निंगबिंग की आंखों के सामने दिखाया, जिससे मेरी अपनी लोकेशन सामने आ गई। थोड़ी ही देर बाद कोई मेरे सामने बैठ गया। गीबो बोदा, एक लड़की की आवाज आई जो गुस्से से भरी हुई थी। वो पूरी तरह से एक हेटर लग रही थी। फेक सिस्टम, मेल लीड गिबोधा अफेक्शन -10, करंट अफेक्शन 60। वार्निंग, अगर मेल लीड की अफेक्शन 100 तक गिर गई तो मिशन फेल हो जाएगा और नतीजा तुरंत टर्मिनेशन होगा। बाय निंगबिंग का चेहरा बिल्कुल जम गया। उसने अपना गला साफ किया, एक प्यारी आवाज बनाई और कहा, गॉड गे। मैं हैरान था, ये कैसी क्रिंजी आवाज थी। फेक सिस्टम, मेल लीड गिबोधा अफेक्शन -5, करंट अफेक्शन 80। डिटेक्टेड, मेल लीड को नफरत महसूस हो रही है। होस्ट की पिकमी आवाज की वजह से मेंटल डैमेज का शक है। बाय निंगबिंग ने अपने चेहरे पर वही नकली मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन दिमाग में उसने एक और गुस्सा लिस्ट में जोड़ लिया। वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो मुझे कैप्चर कर लेगी, मुझे अपने प्यार में गिरा देगी ताकि वो बेरहमी से अपना बदला ले सके। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा और बॉक्स याओ का झगड़ा हुआ है? मैंने पूछा, क्यों? तुम यहां उसकी स्पोक्स पर्सन बनकर आई हो। फेक सिस्टम, मेल लीड गिबोधा अफेक्शन -10, करंट अफेक्शन 75। वो धीरे धीरे डेंजर जोन के किनारे पर पहुंच रही थी। बाय निंगबिंग ने तुरंत इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं, मैं यहां तुम दोनों के बीच सुलह करवाने की अच्छी नीयत से आई हूं। फेक सिस्टम, मेल लीड गिबोधा अफेक्शन -5, करंट अफेक्शन 80। ये क्या हो रहा है? वो जितनी बार मुंह खोल रही थी बात उतनी ही बिगड़ रही थी। निंगबिंग ने तुरंत अपनी बात फिर बदल ली, नहीं नहीं, मुझे पता है कि यहां तुम्हारी गलती है। मैंने ना चाहते हुए भी सर हिलाया। निंगबिंग ने बात जारी रखी, डाओ, फेक सिस्टम, मेल लीड अफेक्शन -10, करंट अफेक्शन 90। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, निंगबिंग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो मरने से सिर्फ 10 पॉइंट्स दूर थी। वो इस वक्त वाकई बहुत संभल कर सांस ले रही थी। उसे एहसास हुआ, उसे थोड़ी देर बाद समझ आया कि सिर्फ बॉक्स याओ का नाम लेने से मैं अफेक्शन पॉइंट्स कम कर रहा हूं। मैं इस वक्त बॉक्स याओ के बारे में एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। निंगबिंग ने पहले कदम पर ही गलती कर दी। उसे मुझसे बात करने के लिए बॉक्स याओ का बहाना नहीं बनाना चाहिए था। मैंने कहा, बोलती रहो। जिस दिन मैं पहली बार यहां आया था, क्या तुम उस नकली यंग मास्टर के लिए बॉक्स याओ का पूरी जान से साथ दे रही थी? तुमने तब मुझे क्या बुलाया था? एक गरीब देहाती जिसमें ना कोई क्लास है, नहीं तमीज। लानत है।
मुझे पुरानी बातें याद दिलाते हुए सुनकर बाय निंगबिंग का दिमाग पूरी तरह से फेक सिस्टम में उलझ गया। फेक सिस्टम, मेल लीड गिबोदा, अफेक्शन -9, करंट अफेक्शन 99, वार्निंग वार्निंग, डिटेक्टेड मेल लीड की अफेक्शन खतरनाक हद तक कम है। रैंडम पनिशमेंट मोड 3 सेकंड्स में एक्टिवेट हो रहा है। 3 सेकंड्स इतना वक्त नहीं था कि कोई छुपने की जगह ढूंढी जा सके। इसका मतलब था कि उसे मेरे सामने ही सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने टेबल पर अपनी उंगली मारी। बिजली का एक झटका तुरंत बाय निंगबिंग के पूरे शरीर से गुजर गया, जिससे वो दर्द के मारे चिल्ला उठना चाहती थी, लेकिन अक्ल ने उसे डेस्क पर झुकने पर मजबूर कर दिया। वो अपना निचला होंठ जोर से काटने लगी और उन आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश करने लगी जो उसके मुंह से निकलने ही वाली थी। ये करंट उसके बेडरूम वाले जैसा नहीं था, इतना दर्दनाक कि उसका दिमाग सुन्न हो गया और बस चिल्लाने का दिल करने लगा। दर्द बर्दाश्त के अंदर था, लेकिन इसने उसके पूरे शरीर को सुन्न और थरथरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उस पर रेंग रही हों और उसे काट रही हों। इसने उसे हाँफने पर मजबूर कर दिया और वो शर्मनाक मोन्स निकालना चाहती थी। एक शांत लाइब्रेरी में हल्की सी आवाज भी बहुत जोर से सुनाई देती है। अगर उसने यहां जरा सी भी आवाज की तो लाइब्रेरी में उसकी अजीब हरकतों की अफवाहें दोपहर तक पूरे कैंपस कन्फेशन वॉल पर फैल जाएंगी। वो अपने कॉलेज के आखिरी 2 साल कैसे गुजारेगी, ड्रॉप आउट करके? बाय निंगबिंग सिर्फ अपने दिमाग में सिस्टम को गालियां देकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती थी। उसने इसे दबाने की पूरी कोशिश की। शुक्र है कि मेरी सीट बुक शेल्फ से घिरी एक छिपी हुई जगह थी। मैंने बाय निंगबिंग के लाल पड़े चेहरे को देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, यहां तक कि उसके बाल भी हिलते हुए लग रहे थे। वो बीच बीच में धीरे से हाँप रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने उसे थोड़ी देर तक मजे लेकर देखा, फिर खामोशी से उसके ठीक पीछे गया और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर थपथपाया। निंगबिंग अपनी हल्की सी चीख नहीं रोक पाई और फिर उसने तेजी से सांस अंदर खींची। जहां मैंने उसे थपथपाया था वहां से इलेक्ट्रिक करंट फिर से फैल गया। ये ऐसा था जैसे किसी ने अचानक किसी सुन्न हाथ को छू लिया हो। दर्दनाक, लेकिन अपने साथ एक अजीब यूफोरिक एहसास ला रहा था। मैं बोला, निंगबिंग, क्या तुम ठीक हो? निंगबिंग का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह ग्लेज्ड हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उसे बिजली के झटके लग रहे हों। वो ऐसी लग रही थी जैसे क्लाउड 9 पर तैर रही हो। पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर वो कराही, मुझे मत छुओ। मैंने पूछा, तुम्हारी हालत खराब लग रही है, क्या इन्फर्मरी जाना चाहती हो? निंगबिंग बुड़बुड़ाई, बस मुझे सांस लेने दो, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। जब उसकी प्यारी सी सांसें आखिरकार थमी, मुझे पता चल गया कि वो ठीक हो गई है। निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा और वो नफरत भी नहीं दिखा पाई। भले ही मैं वो था जिसने उसे नरक दिखाई थी, लेकिन सच में उसकी जान मेरे हाथों में है। वो अफेक्शन का आखिरी थोड़ा सा हिस्सा, अगर वो थोड़ा सा भी चूक गई और अफेक्शन का वो आखिरी कतरा खो दिया तो वो सीधा आफ्टर लाइफ में जाएगी। निंगबिंग अब अपने एटीट्यूड को लेकर बहुत सावधान थी। वो फुसफुसाई, जियोदा, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले तुमसे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वो शौक से इतनी थक गई थी। वो एक तरह से मुंह बना रही थी और अपनी आवाज खींच रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो एक भीगी हुई आवारा बिल्ली जैसी लग रही थी। मैंने पूछा, तो क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? निंगबिंग ने अपने दिमाग में तुरंत इससे इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो कितनी अजीब हरकतें कर रही है और मुझे पसंद करना ही अकेला बहाना था जो सही लग रहा था। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने सर हिलाया। मैंने फिर से पूछा, तुम्हारे लिए भी पहली नजर का प्यार? निंगबिंग ने हिचकिचाते हुए फिर से सर हिलाया। 1 मिनट रुको, उसने अचानक रिएक्ट किया, कुछ समझते हुए और कंफ्यूजन में पूछा, रुको। मैंने हैरत जताने का नाटक किया। हाँ, तुम्हारी आंट लियू रुआन आज अचानक मेरे पास भागती हुई आई और कहा कि वो भी मुझे पसंद करती हैं, कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मुझे मत बताना कि तुम दोनों 2 लड़कियां एक लड़का वाली सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रही हो। ये किस तरह की अजीब चीज है? मेरी बातों ने निंगबिंग को बिल्कुल लाल कर दिया। पता नहीं चल रहा था कि वो गुस्सा थी या सिर्फ शर्मिंदा। उसने जल्दी से बात बदल दी। उसने बेचारगी से पूछा, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो और मेरे लिए अपना अफेक्शन बढ़ा दो? उसके पास सच में 0 रोमांटिक एक्सपीरियंस था, कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रही थी, जिस वजह से उसे 1 हफ्ते में मेरा अफेक्शन 99 पॉइंट्स बढ़ाना था। इसके अलावा सीधा पूछने के सिवा उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि ये कैसे करना है। मैंने जवाब दिया, जाओ से मुझसे माफी मंगवाओ। मैंने कहा, क्या तुम और जाओ बचपन के बेस्टीज नहीं हो? उससे कहो कि यहां आए और मुझसे माफी मांगे। निंगबिंग तुरंत समझ गई कि यह नामुमकिन था। जाओ बाहर से एक नॉर्मल लड़का लगता है, लेकिन अंदर से वो एक सेल्फ सेंटर्ड साइको है। उससे किसी ऐसे शख्स से माफी मंगवाना जिसे वो नफरत करता है, कोई उम्मीद नहीं। सच में ये कभी नहीं होने वाला। निंगबिंग बहुत परेशान दिखी और पूछा, क्या कोई और रास्ता है? मैंने कहा, नहीं। उसके बहाना बनाकर जाने के बाद सिस्टम ने मुझसे पूछा, उन्हें एक दूसरे के बारे में क्यों बताने दिया? जो तुमने अभी कहा उसके बाद निंगबिंग पागल नहीं है। उसे पक्का शक है कि लियू रुआन के साथ कुछ तो चक्कर है। वो शायद अभी अपनी आंट का सामना करने और इस बात को कंफर्म करने के लिए वापस जा रही है। सिस्टम को लगा कि उन दोनों को ये बताना कि उन दोनों के पास एक सिस्टम है एक अच्छा कदम नहीं था। अगर वो टीम बना लेती है तो ये पूरा मामला उल्टा पड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा, जब जज्बात और अलायंसेस की बात आती है तो लोग हर वक्त एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते हैं।
निंगबिंग और लियू रुआन, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ही सिस्टम से जुड़ी हैं और उनका मिशन एक ही है कि वो एक ही कश्ती में है और एक दूसरे की मदद करेंगी, तो तुम बिल्कुल गलत हो। वो सच में कंपेटिटर्स हैं। अगले दिन मुझे सिस्टम से अपडेट मिला कि वो मेरे खिलाफ टीम बनाने की प्लानिंग कर रही थी। निंगबिंग जाहिर तौर पर वो नहीं कर सकी जो मैंने पूछा था, इसलिए उसने अपने आसपास अपना चेहरा ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि उसने अपना फ्री टाइम सिर्फ मेरे साथ लाइब्रेरी जाने के लिए छोड़ दिया है। कभी कभी उसने मेरे लिए सीट भी बचाई, जिसने उसके लिए मेरा अफेक्शन बढ़ा दिया। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अफेक्शन 1, मौजूदा अफेक्शन 98। एक सीट बचाने के लिए 1 पॉइंट अफेक्शन। ये बुनियादी तौर पर ऐसा था जैसे मैं उसे सीट के लिए अफेक्शन पॉइंट से पैसे दे रहा था। लेकिन चलो, बेगर्स कांट चूज, कुछ ना होने से बेहतर है। जब मैं पढ़ रहा था, वो मेरे सामने बैठती, बहुत ज्यादा बोर होती हुई और टेबल को खुरचती रहती। वो अपने फोन पर स्क्रॉल भी करती रहती, लेकिन क्योंकि वो मुझे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मैंने बस उसके अफेक्शन पॉइंट्स कम कर दिए। लियू बोधा, अफेक्शन 1, मौजूदा अफेक्शन 99। तो आखिर में निंगबिंग का अफेक्शन 99 पर ही अटक गया। निंगबिंग दुखी थी, उसे पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी नजर खिड़की के बाहर के नजारे से हटी और धीरे से खिड़की के पास बैठे लड़के पर चली गई। निंगबिंग, अफेक्शन बढ़ गया। अचानक नोटिफिकेशन की आवाज आई। मैंने ऊपर तक नहीं देखा, मैंने बस तेवरी चढ़ाई और कहा, मुझे घूरना बंद करो। निंगबिंग ने इसे तुरंत इनकार कर दिया। मैं नहीं घूर रही थी। उसने तो बढ़ा चढ़ाकर अपना सर भी घुमा लिया, लेकिन किसे पता कब उसकी आंखें फिर से मुझ पर टिक गईं। मैंने अपने कान में अफेक्शन पॉइंट्स के ऊपर नीचे होने की आवाज सुनी और फिर से कहा, मुझे घूरना बंद करो। और मैंने उसकी तरफ देखा। अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करो, समझी? हमारी आंखें मिली। बिंग बिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कब से मुझे घूर रही थी, और ये भी नहीं पता था कि उसकी दिल की धड़कन असल में कितनी तेज थी कि किसी को परेशान कर सके। उसने अपना चेहरा टेबल पर छुपा लिया और अपनी पूरी ताकत से अपनी तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश करने लगी, पर जितना वो इसे दबाने की कोशिश करती, उतना ही तेज वो खुद उसे सुन सकती थी। बिंग बिंग बड़बड़ाई, तुमने भी तो मुझे देखा, वरना तुम्हें कैसे पता चला? सिस्टम बोला, साइड कैरेक्टर बिंग बिंग, अफेक्शन 10, करंट अफेक्शन 30। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पूरी दोपहर उसका अफेक्शन कभी ऊपर जाता, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता, कुछ पॉइंट्स गिरते और फिर वापस ऊपर चला जाता। शायद उसके दिमाग में कोई सिविल वॉर चल रही थी। जब हम लाइब्रेरी से निकल रहे थे, बिंग बिंग मुझे तंग करती रही, मुझसे अपनी कंडीशन बदलने की भीख मांगती रही, जैसे कि उसे जी बॉक्सों की तरफ से माफी मांगने दी जाए। मैं परेशान हो रहा था। फेक सिस्टम, मेल, लीग वा गोइंटा, अफेक्शन 05, करंट अफेक्शन 99.5। बिंग बिंग, तुरंत तमीज से रहे। अगर 05 और गिर गए तो वो मर जाएगी। जहां तक लियू रुइयान की बात है, हमारी पिछली बात के बाद से वो कभी कभी मुझसे बात करती थी। जब मैंने उसका साथ ट्रैवल करने और एस्थेटिक पिक्स लेने का आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, मैंने खुद पहल की और सजेस्ट किया कि जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं लियो फैमिली की कंपनी देखना चाहता हूं। यह पहली बार था जब मैंने किसी बड़ी कॉरपोरेशन में कदम रखा था। आखिरकार भले ही जी फैमिली ने मुझे अपना लिया था, पर उन्होंने मुझे कभी असली दुनिया देखने का मौका नहीं दिया। उन्होंने मेरे लिए कोई वेलकम होम पार्टी भी नहीं रखी थी। वो डरे हुए थे कि कहीं मैं पब्लिक में उन्हें शर्मिंदा न कर दूं। इसलिए जी फैमिली में वापस आने के बाद सबसे लग्जूरियस चीज जो मुझे मिली वो सिर्फ मेरे लिए एक कमरा था। एक कमरा जिसमें स्वीट बाथरूम था। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि मैं उनसे और भी बहुत कुछ ले सकता हूं, पर तुरंत ना मिलना मेरे लिए ठीक था। लियू रुइयान ने मुझसे पूछा, अभी यहां घूमते हुए तुम्हारे क्या ख्याल है? जब वो काम कर रही थी, उसकी सेक्रेटरी ने मुझे ऑफिस फ्लोर्स का टूर करवाया। वहां हर कोई शार्प सूट्स में मैच्योर और प्रोफेशनल लग रहा था। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट जो हुडी और स्वेट पैंट्स में था, इसलिए मैं सबसे अलग दिख रहा था। मैं हर फ्लोर पर काफी देर तक रुका, एक बॉस की तरह बिहेव करते हुए जो पेट्रोल पर हो, ये देखते हुए कि सब कैसे काम कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। जो असली काम वो कर रहे थे वो मेरे बस से बाहर था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस दिखावा किया कि मुझे पता है। मैंने कहा, बस कॉर्पोरेट स्लेव्स का एक झुंड है। लियू रुइयान खामोश हो गई। हर बार जब वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, उसे ऐसा लगता जैसे वो रुई पर मुक्का मार रही हो। सबसे बुरी बात यह थी कि वो गुस्से का एक इशारा तक नहीं दिखा सकती थी। वो डरी हुई थी कि पहले से ही नेगेटिव अफेक्शन कहीं और नीचे ना गिर जाए। लियू रुइयान ने अपनी उंगली से अपने चश्मे को हल्का सा थपथपाया। इससे मेरी नजरें अपने आप उसके चेहरे पर टिक गईं। उसने कहा, तुम्हारी इजाजत मिलने के बाद मैंने तुम्हारी वर्क हिस्ट्री देखी। तुम्हारा रेज्यूमे हैरानगी तौर पर भरा हुआ है। सिर्फ 20 साल की उम्र पर 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस। बेसिकली मैं तब से मेहनत कर रहा हूं जब मैं एक माइनर था, और ये तो सिर्फ वो था जो रिकॉर्ड्स में है। सच तो ये है कि उससे बहुत पहले से मैं गुजारा करने के लिए छुपकर काम कर रहा था। मेरा परिवार कंगाल था। आखिरकार हम पर बहुत कर्ज और मेडिकल बिल्स थे। मेरे पास काम करने और साथ में पढ़ाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छी बात यह थी कि मेरे छोटे से होम टाउन में चाइल्ड लेबर लॉज की कोई परवाह नहीं करता था, वरना मैं सच में सड़कों पर भीख मांग रहा होता। मैंने सुकून से लियू रुइयान की तरफ देखा। मेरी नजरें उसके खूबसूरत नक्शों और उसकी कमाल की फिगर पर थमी रहीं। वो बोलती रहीं। लियू रुइयान ने कहा, तुम्हारे पास काम का बहुत एक्सपीरियंस है, पर वो सब अलग अलग तरह का है। फिर उसने मुझसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। पिछले कुछ दिनों से मुझसे मिलने के बाद उसने अपनी खुद की कैप्चर स्ट्रैटेजी बना ली थी। उसे लगा कि मैं एक एम्बिशियस लड़का हूं जिसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, इसलिए उसने कॉर्पोरेट दुनिया में आने और अपना करियर शुरू करने में मेरी मदद करने का फैसला किया।
पर जब लियू रुइयान ने मेरी तरफ देखा, उसने पाया कि मेरी नजरें उसके पूरे बदन पर घूम रही थीं। मैंने साफ तौर पर थूक निकला, उसे इस तरह लेजी और भूखी नजरों से देखते हुए। तुरंत लियू रुइयान को ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह से खुली हुई है, जैसे उसके कपड़े उतार दिए गए हों। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नाप रहा हो, एक गोश्त के टुकड़े की तरह परख रहा हो। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। क्या ये घबराहट और इंतजार था, या फिर ये नफरत और घिन थी? लॉजिकली दूसरी वाली बात ज्यादा नॉर्मल होती और उसे वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए था, पर वो असल में पहली वाली चीज महसूस कर रही थी। उसने अपने होंठ दबा लिए। अचानक उसे लगा जैसे उसका ब्लेजर उसे बहुत कसकर पकड़ रहा है और उसकी शर्ट का कॉलर बहुत ऊंचा और तंग है। वो घुटन और सांस रुकने वाली फीलिंग। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम की पनिशमेंट, जिसका वो डर कर इंतजार कर रही थी, पिछले 7 दिनों से खामोशी से आ गई हो। मैंने नोटिफिकेशन सुना कि उसका अफेक्शन बढ़ गया है। अपना सर खुजलाया और उससे नजरें मिलाईं। मैंने कहा, मुझे हर चीज में इंटरेस्ट है और मैं हर चीज में माहिर हूं। अगर मैंने इसे नहीं देखा या नहीं सीखा है तो मैं इंटरेस्टेड हूं। अगर मैंने इसे सीख लिया है या कर लिया है तो मैं इसमें अच्छा हूं। लियू रुआन ने एक पल के लिए मुझे घूरा, अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या जवाब दे। तो मैंने आगे कहा, फिर तुम मुझे कंपनी चलाना सिखा सकती हो, ताकि मैं वापस जाकर अपनी इनहेरिटेंस को बढ़ा सकूं। उसके बाद लियू रुआन मुझे हर वक्त लियू फैमिली की कंपनी में लेने लगी। चाहे वो पेपर वर्क कर रही हो या मीटिंग्स में हो, वो मुझे साथ बिठाती थी। वो सच में मुझे सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए एफर्ट डाल रही थी। वो सब कुछ जो जी फैमिली ने मुझे दिखाने से मना कर दिया था, लियू रुआन ने उसकी कमी पूरी कर दी। वो एक्स्ट्रा साल जो लियू रुआन के पास मुझसे ज्यादा थे, वो बिल्कुल बेकार नहीं थे। भले ही मैं इसमें पूरी तरह से एक नेपो बेबी था, उसने मेरी पोजीशन को मजबूती से संभालने में मेरी मदद की। मैंने स्पंज की तरह नॉलेज को सोख लिया। हर बार जब मैंने कोई असली यूजफुल स्किल सीखी, मैं उसके अफेक्शन पॉइंट्स थोड़े बढ़ा देता था। जैसे जैसे लियू रुआन मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताया, वो सच में फीलिंग्स महसूस करने लगी। पहले वो इसका इस्तेमाल सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कर रही थी, लेकिन अब वो सच में मेरा नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन जी फैमिली हेयर के तौर पर करवा रही थी, जिन्हें पता तक नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। एक और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसने आराम से आगे बढ़कर मेरी थोड़ी ढीली टाई ठीक कर दी। ये इतना नेचुरल जेस्चर था और मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो पहली थी जो फ्रीज हो गई। हैबिट सच में डरावनी होती हैं। भले ही हम थोड़े वक्त से ही साथ घूम रहे थे, जानबूझकर किसी की हैबिट्स बनाना असल में बहुत इजी है। मैं काफी लेड बैक लड़का हूं। मैंने कभी अपने पहनावे की बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि टाई कैसे मैच करनी है, सूट के कितने बटन्स लगाने हैं, ड्रेस शर्ट को कैसे टक इन करना है। मैं बस जैसे चाहता कपड़े पहन लेता था। लेकिन लियू रुआन ऐसी नहीं थी। साफ तौर पर उसे कुछ ओसीडी था। जब भी वो मेरे मेसी और क्योटिक आउटफिट्स देखती थी, वो उसे पॉइंट आउट किए बिना नहीं रह सकती थी। पहली और दूसरी बार मैंने बात सुनी और अपनी टाई ठीक की। तीसरी बार तक बात एक कान से अंदर गई और दूसरे से बाहर। 5वीं या 6ठी बार तक वो और बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुद ही इसे मेरे लिए ठीक करने लगी। इतनी बार ऐसा करने के बाद जब भी वो मेरे कपड़े मेसी देखती, वो बस इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ जाती। लियू रुआन एक सेकंड के लिए रुकी, कहते हुए। मैंने रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी उंगली से बटन को ट्रेस किया, फिर पीछे हट गई। मैंने स्ट्रेच किया, थोड़ी गर्मी महसूस हुई और तुरंत टाई को फिर से ढीला कर दिया। वो ऐसी लग रही थी जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन रुक गई। उसने बस मेरी जैकेट के पीछे की रिंकल्स ठीक कर दी। मैंने कहा, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बदले में कुछ दूं? लियू रुआन फिर से फ्रीज हो गई। सच तो यह है कि वो कहना चाहती थी, बस मुझे कुछ अफेक्शन पॉइंट्स दे दो, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही थी वो आखिरकार उसी के लिए था। लेकिन जब असलियत में मांगने की बात आई तो उसे इस बारे में थोड़ा अजीब महसूस हुआ, जैसे कि अगर वो मांगती तो मेरे उसके लिए जो भी फीलिंग्स होते वो जेन्युइन नहीं होते। उसे नहीं पता था कि क्या कहे। 1 हफ्ते की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही थी और उसके पास अभी भी कुछ पॉइंट्स कम थे। लियू रियांग पहले से ही डेडलाइन वाले दिन खुद को घर के अंदर बंद करने का प्लान बना रही थी, ताकि पनिशमेंट से बच सके और पब्लिक में खुद को जलील होने से बचा सके। अचानक मेरा हाथ उसकी नजर के सामने आया। लियू रुआन एक सेकंड के लिए हैरान रह गई और शौक में मेरी तरफ ऊपर देखा। मैंने उसे उसके हाथ में रखा, सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट, अपनी खुद की सेविंग से खरीदा है। ये काफी सस्ता है, जज मत करना। जी फैमिली ने मुझे एक पैसा नहीं दिया है, मैं बस एक ब्रोक कॉलेज किड हूं। असल में ये एक झूठ था। मैंने ये उस पैसे से खरीदा था जो मैंने नैंगबिंग से एक्सटॉर्ट किया था। पिंडू दुओ से नीट एनआरबी में लिया था। ये एक डिसेंट डिजाइन वाली इयररिंग्स का पैर था, लेकिन लियू रुआन ने अपने कान नहीं छिदवाए थे। मैंने कहा, तुम्हें अपने कान छिदवा लेने चाहिए। मुझे लगता है तुम इयररिंग्स पहनकर स्टनिंग लगोगी। अगर तुम्हारे पास सेटअप नहीं है तो बस फेक कर लो। अगर मैं चाहता था कि वो ये सोचे कि मेरा गिफ्ट कोई बिना सोची समझी चीज नहीं थी, तो मुझे बस उसकी तारीफ करनी थी, इस बात को छुपाने के लिए कि मैंने इसमें 0 एफर्ट डाला था। लियू रुआन ग्रेसफुली मुस्कुराई और ज्वेलरी बॉक्स को अपने पर्स में डाल लिया। कुछ ऑयस्टर्स ऑर्डर किए। उसने मेरी चलने की रफ्तार से तालमेल बिठाया, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तुम आज बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं ना? चलो आज रात टेकआउट स्किप करते हैं। मैं इसके बजाय तुम्हारे लिए कुछ पकाऊंगी। ठीक अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज आई, फीमेल लीड लियू रुआन अफेक्शन, करंट अफेक्शन 68। मेल लीड जियोगा अफेक्शन 60। करंट अफेक्शन 50। अफेक्शन अलर्ट्स एक के बाद एक बजने लगे। लियू रुआन अचानक अपनी जगह पर रुक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये सबसे बड़ा अफेक्शन बूस्ट था जो मैंने उसे दिया था।
उस नंबर ने सच में उसे थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस कराया। वो चुपके से इसके बारे में ज्यादा सोचने लगी। मेरे लिए 50 अफेक्शन पॉइंट्स का असल में क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन था या मैं उसे पसंद करने लगा था? मैं उससे थोड़ा तेज चल रहा था, लेकिन जब वो रुकी मैं भी रुका और पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा, चलो, तुम क्या सोचने में खो गई हो? डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले 9 बाओ द्वारा जियो ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा। उसने लिखा, तुमने बा निंगबिंग के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे कोई नशा दिया है? तुम कहाँ रह रहे हो? मुझे एड्रेस दो, मैं वहां आ रहा हूं। भले ही बा निंगबिंग उसे मुझसे माफी। करंट अफेक्शन 50। अफेक्शन अलर्ट्स एक के बाद एक बजने लगे। लियू रुआन अचानक अपनी जगह पर रुक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये सबसे बड़ा अफेक्शन बूस्ट था जो मैंने उसे दिया था। उस नंबर ने सच में उसे थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस कराया। वो चुपके से इसके बारे में ज्यादा सोचने लगी। मेरे लिए 50 अफेक्शन पॉइंट्स का असल में क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन था या मैं उसे पसंद करने लगा था? मैं उससे थोड़ा तेज चल रहा था, लेकिन जब वो रुकी मैं भी रुका और पीछे मुड़कर देखा। मैंने कहा, चलो, तुम क्या सोचने में खो गई हो? डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले 9 बाओ द्वारा जियो ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा। उसने लिखा, तुमने बा निंगबिंग के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे कोई नशा दिया है? तुम कहाँ रह रहे हो? मुझे एड्रेस दो, मैं वहां आ रहा हूं। भले ही बा निंगबिंग उसे मुझसे माफी मंगवाने के लिए राजी नहीं कर सकी, लेकिन उसने वही किया जो मैंने कहा था। मैंने धीरे धीरे उसके अफेक्शन पॉइंट्स थोड़े थोड़े बढ़ाना शुरू कर दिए। फेक सिस्टम मेल अफेक्शन 10, करंट अफेक्शन 89। मैंने बा निंगबिंग का फीड खोला। जैसे ही फीड लोड हुआ मैं उसके रोने की आवाज सुन सकता था। अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ने के बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो छोटा सा बूस्ट पनिशमेंट से बचने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। उसके नसीब में ये पेनल्टी झेलना ही लिखा था। मैंने उसे रोते हुए देखा और फिर अपने नसीब को कबूल करते हुए देखा। जब सिस्टम नोटिफिकेशन बजी उसका पूरा शरीर कांप गया। उसे इतना डरा हुआ देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने इलेक्ट्रिक शॉक को इररिजॉल्वेबल डिजायर में बदल दिया। बा निंगबिंग को वो इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगे जिससे वो डर रही थी। इसके बजाय उसे अपने आसपास का टेम्परेचर तेजी से बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। ये सही नहीं था। उसे सिर्फ गर्मी ही महसूस नहीं हो रही थी, उसे एक पल में लस्ट की एक तेज लहर उठती हुई महसूस हुई। बिंग बिंग का पूरा शरीर लाल हो गया। वो अपने बेड पर लेट गई, जोर जोर से हाँप रही थी और ऐसी आवाजें निकाल रही थी जिन्हें बयान करना नामुमकिन था। इस अचानक उठी डिजायर के लहर का सामना करते हुए बा निंगबिंग ने लियू रुआन की तरह हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने तुरंत खुद को राहत देने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि यह काम नहीं कर रहा था। मैंने फिर माइक ऑन किया और कहा, बा निंगबिंग। बा निंगबिंग को लगा जैसे उसे कोई वहम हो रहा है। उसने मधोशी में ऊपर देखा, लेकिन उसे कमरे में मैं कहीं नहीं दिखा। उसका दिमाग और शरीर पूरी तरह से कब्जे में लिए जा रहे थे। प्योर लस्ट की वजह से उसे एक सेकंड बाद समझ आया कि यह सिस्टम था, लेकिन वो मेरी आवाज इस्तेमाल कर रहा था। मैंने सिस्टम की ठंडी रोबोटिक टोन की नकल की और फिर एग्रीमेंट ऑफ सब्जुगेशन पढ़ना शुरू कर दिया। जियोदा आसमान है, जियोदा धरती है। तुम्हें जियोदा की बात बिल्कुल और पूरी तरह से माननी होगी। हर चीज जियोदा के फायदे के मुताबिक होनी चाहिए। जियोदा जो भी करता है वो सही है। ये सब तुम्हारे अपने भले के लिए है। सिस्टम खामोश था। बिंग बिंग उस डिजायर से पागल हो रही थी जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। मेरी लगातार बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरी आवाज बहुत ठंडी थी। अपनी मधोशी में बिंग बिंग लगभग मुझे देख सकती थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरते हुए, उसे कम कपड़ों में देखते हुए, पसीने में भीगी हुई, उसे हाँपते हुए और शर्मनाक आवाजें निकालते हुए देखते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सिसक रही थी, प्लीज। बा निंगबिंग को सच में नहीं पता था कि वो किससे भीख मांग रही थी। क्या वो सिस्टम से भीख मांग रही थी या मुझसे? उसका दिमाग पूरी तरह से जियोदा 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 से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी सेंसेशंस मेरी वजह से हो रही थी। बिंग बिंग अपने ही कपड़ों पर गिर गई और उसे हल्का सा महसूस हुआ कि उनमें मेरे शरीर की गर्मी हो। शायद ये मेरे साथ इतना वक्त बिताने की वजह से एक वहम था। मैंने बा निंगबिंग से पूछा, तुम किससे भीख मांग रही हो? बा निंगबिंग ने कपड़े के एक टुकड़े को जोर से पकड़ा। उसका दिमाग पूरी तरह से धुंधला था। गर्म पसीने ने उसके बालों को भिगो दिया था, जिससे वो उसके गालों पर चिपक रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तड़पते हुए कहा, जियोदा, प्लीज जियोदा, मुझे जाने दो। सिस्टम साइड कैरेक्टर बा निंगबिंग अफेक्शन 30, करंट अफेक्शन 66। जवाब में सिर्फ एक लंबी खामोशी थी। फिर मैंने कहा, विश पूरी हुई। पनिशमेंट रुक गई, लेकिन उसके शरीर पर बची हुई गर्मी अब भी वही थी। बा निंगबिंग जोर जोर से हाँप रही थी, लेकिन उसने फिर भी कपड़े नहीं छोड़े। पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी, लेकिन डिजायर अब भी वही थी। जब तक बा निंगबिंग मुझसे दोबारा मिलने आई, जिस तरह से उसने मुझे देखा वो थोड़ा कतराने वाला था। जब उसने देखा, मैंने लिखना बंद कर दिया। आखिरकार वो बोली, क्या आप मेरी आंट को पसंद करते हैं? उसे जाहिर तौर पर पता था कि लियू रुआन को पनिश नहीं किया गया था।
उसे लियू रुआन के लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उसे अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। किसी भी तरह वो इस बारे में खुश नहीं हो पा रही थी। उसने इसे नाइंसाफी महसूस किया, जैसे मेरे दिल में उसके लिए अफेक्शन इतनी कम क्यों थी, जबकि लियू रुआन के लिए अफेक्शन इतनी ज्यादा हो सकती थी। वो दोनों असल में एक ही वक्त पर मेरे पास आई थी। उसने लियू रुआन से उसकी कैप्चर स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा। लियू रुआन काफी देर तक खामोश रही। पता नहीं चल रहा था कि वो इसे बताने का तरीका ढूंढ रही थी या फिर वो बस बताना ही नहीं चाहती थी। आखिरकार लियू रुआन ने उसे मुझे कंपनी में लाने, मेरे लिए काम सेट करने, अपना एक्सपीरियंस बांटने और मुझे अपने नेटवर्क से मिलवाने के बारे में बताया। वो उसका तरीका था, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ ऐसा था जो बाइनांग बिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स का उसे फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने देने का कोई प्लान नहीं था। आखिर में लियू रुआन ने कैजुअली कहा, खैर तुम हमेशा मेरा तरीका ट्राई कर सकती हो। आखिरकार कंपेनियनशिप सबसे सस्ती टैक्टिक है, क्योंकि कंपेनियनशिप फितरती तौर पर म्यूचुअल होती है। ये असलियत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानी जाती, सैक्रिफाइस तो दूर की बात है। इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि क्या तुमने सच में दूसरे इंसान की उसके करियर में मदद की है। उसने ये इतनी खूबसूरती और समझदारी से कहा, जैसे दिखा रही हो कि तुम तीनों में से सिर्फ बाइनांग बिंग ही बेवकूफ थी। और उसे किसने हक दिया ऐसे एक्ट करने का कि उसका तरीका बहुत हाई क्लास था, जबकि बाइनांग बिंग्स का तरीका सिर्फ एक सस्ती टैक्टिक थी। वो किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। बात तब खत्म हुई जब बाइनांग बिंग ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी उदास महसूस कर रही थी। इससे पहले उन 2 हफ्तों में उसने सच में मेरे साथ ज्यादा इंटरैक्शन नहीं की थी। लियू रुआन ने बुनियादी तौर पर मेरा सारा वक्त ले लिया था, और बाइनांग बिंग ने सोचा कि यही वजह थी कि वो पनिशमेंट से नहीं बच सकी। अगर वो वक्त वापस छीन लेती जो उसका होना चाहिए था, तो उसके लिए मेरी अफेक्शन यकीनन इतनी कम नहीं होती। इस बारे में सोचते हुए बाइनांग बिंग ने मुझे और भी ज्यादा इंटेंस नजरों से देखा। मैंने कहा, सब ठीक है, मुझे ये थोड़ा पसंद है। बाइनांग बिंग पैनिक हो गई। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों हो? मेरी आंट हमसे 6 साल बड़ी हैं। 3 साल एक जनरेशन गैप होता है, उनका हमारे साथ 2 जनरेशन गैप्स का फर्क है। मैंने उसकी तरफ अम्यूज्ड होकर देखा। क्या तुम दोनों को एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए थी? मैंने कहा, अपनी आंट के बारे में ऐसी बुराई कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो थप्पड़ मारेंगी? बाइनांग बिंग को जाहिर है वो कोऑपरेशन वाली बात याद आ गई। उसके एक्सप्रेशन फौरन थोड़े ऑकवर्ड हो गए, लेकिन उसने फिर भी जिद में बुदबुदाया, मैं तो बस सच बोल रही हूं। थोड़ी देर बाद उसने एक इनवाइट दिया। उसने पूछा, गोडा, क्या इस वीकेंड स्नोबोर्डिंग पर चलना है? अपने आप को देखो, हर दिन बिजी रहते हो, तुम्हें कभी तो अनवाइंड करना चाहिए, है ना? सच में मेरा इस वीकेंड का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आमतौर पर जब मैं फ्री होता था, मैं बस लियू फैमिली कंपनी में चिल कर रहा होता था। मेरी आंखें इधर उधर घूमी और मैं मुस्कुराया। बिल्कुल, उस वीकेंड मैंने लियू रुआन को ठीक वक्त पर एक टेक्स्ट भेजा और उसे बताया कि बाइनांग बिंग और मैं स्नोबोर्डिंग के लिए गए हैं। सेंड दबाने के बाद मैंने उसे कैम के जरिए एक खाली ऑफिस में देखा। वो कुछ सेकंड्स के लिए दरवाजे पर जम गई और फिर आखिरकार अंदर चली गई। लियू रुआन ने रिप्लाई किया, समझ गई, तुम लोग मजे करो। उसने एक और मैसेज भेजा, बिंग बिंग को हमेशा से खेलना पसंद रहा है। कभी कभी वो बातों में बह जाती है और उसे नहीं पता होता कि कब रुकना है। ख्याल रखना कि तुम सेफ रहो। मैंने वापस टेक्स्ट किया, लियू रुआन, तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह साउंड कर रही हो। लियू रुआन स्पीचलेस हो गई। फीड में उसने एक गहरी सांस ली। मैं उसे टेक्स्ट करता रहा। कोई हैरत नहीं, बाइनांग बिंग कहती है, हमारे बीच एक जनरेशन गैप है। फीड में उसने अपने नीचे वाले होंठ को जोर से चबाया। मैंने एक और टेक्स्ट भेजा। उसने कहा, तुम हमसे 6 साल बड़ी हो, ये 2 जनरेशन गैप्स है, हमारा मैच अच्छा नहीं है। वो गुस्से में जैसे सांस के लिए तड़प रही थी। लियू रुआन ने वापस टेक्स्ट किया, ओके, मैं उससे बात करूंगी, स्माइली फेस इमोजी। फिर उसने एक और भेजा, साथ ही मुझे लगता है कि जब डेटिंग की बात आती है तो किसी ऐसे को चुनना जो तुम्हारे करियर में मदद कर सके, उस इमैच्योर छोटी लड़की को चुनने से कहीं बेहतर है जिसे तुम्हें हर वक्त कड़ल करना पड़े। लियू रुआन ने एक और मैसेज भेजा, लेकिन बेशक चॉइस पूरी तरह तुम्हारी है। जैसे ही मैंने उसका मैसेज देखा, बाइनांग बिंग थोड़ी दूर से मुझे आवाज दे रही थी। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, जीबो, तुम वहां खड़े खड़े ख्यालों में क्यों खो गए हो? तुम एक डर्प लग रहे हो। बहुत ठंड थी। उसने एक ब्लैक पफर जैकेट पहनी हुई थी। वो एक लंबी नूडल जैसी लग रही थी, दूर बर्फ के ढेर पर कूद रही थी और अपने हाथ हिला रही थी। लियू रुआन सही थी। बाइनांग बिंग सच में जानती थी कि उसके साथ घूमते हुए कैसे मजे करने हैं। मुझे काफी चिल टाइम बिताने को मिला और मैंने बहुत सारी ऐसी मजेदार चीजें ट्राई की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। जब तेज ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। मुझे ज्यादा चीजें स्ट्रेस नहीं दे रही थी। ऐसा लगा जैसे इसने मेरा पूरा दिमाग साफ कर दिया हो। जब हम खेल कर थक गए, हम बस बर्फ पर सीधे लेट गए। फेक सिस्टम मेल, लेड अफेक्शन 230, करंट अफेक्शन 10। बाइनांग बिंग की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपनी पलकें झपकाई और कहा, जी, क्या मेरे साथ घूमना बहुत ज्यादा फन नहीं है? उसके सेंटेंस का अंत थोड़ा ऊपर गया। एक बिल्ली की तरह दिखते हुए, अपनी थोड़ी उठाते हुए दिखावा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे पूरी नफरत के साथ देखा और कहा, तुम्हारी पिकमी वॉइस सच में नॉजिएटिंग है। बाइनांग बिंग तुरंत जम गई। शर्मिंदगी की वजह से गुस्से में पागल होते हुए वो चिल्लाई, तुमने अभी क्या कहा? उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने सच में जानबूझकर वो क्यूट सी वॉइस बनाई थी, क्यूट दिखने की पूरी कोशिश की थी। इंटरनेट ने कहा था कि ये ट्रिक हमेशा काम करती है, लेकिन मेरी तरफ से ये बस नॉजिएटिंग थी।
बाई निंगबिंग इस ह्यूमिलिएशन से गुस्सा कैसे नहीं होती। फेक सिस्टम ने होस्ट को मेल लीड के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए पकड़ा। रैंडम पनिशमेंट मोड एक्टिवेटेड। इस पनिशमेंट का कोई छुपा हुआ मतलब नहीं था, ये पूरी तरह से मेरे मूड पर आधारित था। बाई निंगबिंग का चेहरा उतर गया इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। अगले ही पल हीट की वो जानी पहचानी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसके मुंह से एक हल्की मोन निकली, उसका शरीर पूरी तरह लिम्प हो गया और वो लगभग मेरी बाहों में गिर गई। मैंने एक फेक एक्ट किया और बाई निंगबिंग से पूछा, क्या हुआ? उसका चेहरा पूरी तरह फ्लश था, उसकी आंखें हेजी थीं। वो बुदबुदाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? दर्द कहाँ हो रहा है? बाई निंगबिंग फुसफुसाई, बहुत हॉट है। मैंने पूछा, क्या तुम हीट में हो? बाई निंगबिंग स्पीचलेस रह गई। भले ही वो एक तरह से थी, क्या उसे सच में इस बारे में इतना ब्लंट होना था? मैंने शर्मिंदा होने का नाटक किया और कहा, मेरी गलती है, मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी। मेरा मतलब था, क्या तुम्हें फीवर है? अगले ही पल बाई निंगबिंग की कॉन्शियसनेस एक बार फिर उसकी डिजायर द्वारा हाईजैक कर ली गई। उसने अपनी आंखें बंद करके मुझसे रगड़ना शुरू कर दिया, अपना स्नो से ढका सर मेरे चेस्ट में छुपा लिया। ठंड से मैं कांप गया, लेकिन उसी वक्त मैं उसके बर्निंग बॉडी टेम्परेचर को महसूस कर सकता था। मैंने कहा, क्या किसी ने तुम्हें कुछ पिला दिया है? मैं बैठ गया और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। वो अफेक्शनेटली मेरी हथेलियों में अपना चेहरा रगड़ने लगी। वो जानी पहचानी वार्मथ महसूस करके, वो जानी पहचानी वॉइस सुनकर उसके अंदर एक अजीब फीलिंग जगने लगी। जाहिर है ये अनरिजॉल्वेबल डिजायर मिजरेबल और टॉर्चरस थी। उसका पेन पूरी तरह से मेरी वजह से था। उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसा था जैसे उसे एंटीडोट मिल गया हो। वो पूरी तरह से मुझसे चिपक रही थी। बाई निंगबिंग ने मेरे पीछे आने की कोशिश की जब मैं खड़ा हुआ, लेकिन मैंने थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखने के लिए उसे पकड़ कर रखा। वो एक पल के लिए हेजिटेट हुई, फिर पास आने की जिद की, जिसने मुझे उसे और जोर से पकड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ने उसकी फीलिंग्स को और भी इंटेंस बना दिया। वो सच में नहीं बता सकती थी कि वो ज्यादा मिजरेबल थी या इसके लिए ज्यादा डेस्परेट थी। बाई निंगबिंग ने नम आंखों के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने तेवरी चढ़ाई और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? इस तरह खुले में पूरी तरह शेमलेस बन रही हो? बाई निंगबिंग की आंखें लाल थी। वो फुसफुसाई, जो कहना है कहो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं पहले खड़ा हुआ और उसे ऊपर उठाया। उसने खड़े होने का मौका लिया। उसका पूरा शरीर सॉफ्ट था, जैसे उसमें कोई हड्डी ही ना बची हो। मुझसे चिपकते हुए बाई निंगबिंग ने कहा, बस एक हग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझ पर थोड़ी पिटी करो। जब वो बोली, उसकी सांसें मेरी गर्दन के पीछे के हिस्से से टकराई। मैं उसकी फ्रैंटिक पैंटिंग सुन सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो अपनी टिप टोस पर खड़ी हुई और मुझे किस कर दिया। अगले ही पल बाई निंगबिंग पीछे हटी, ब्लशिंग फ्यूरियसली। वो बखूबी जानती थी कि फिजिकल कांटेक्ट बस उस अचानक मिली पनिशमेंट की वजह से था, लेकिन वो किस, जो किसी भी लस्ट से मुक्त थी, पूरी तरह से इनवॉलंटरी थी। यहां तक कि उसके मोटे कपड़ों के बावजूद बाई निंगबिंग एक ऐसी हार्ट बीट सुन सकती थी जो लाइब्रेरी वाली से भी ज्यादा तेज थी। सिस्टम, साइड कैरेक्टर, बाई निंगबिंग, अफेक्शन A20, करंट अफेक्शन 86, मेल लीड जियोबो, अफेक्शन T50, करंट अफेक्शन 30। बाई निंगबिंग को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा अफेक्शन बढ़ने पर हाइप्ड हो या बस बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा अफेक्शन अचानक स्पाइक्ड क्यों हुआ। क्या इसलिए क्योंकि वो आज मेरे साथ घूम रही थी, या फिर उसे सच में किस पसंद आई थी? वो ये समझ नहीं पा रही थी। फेक सिस्टम, मेल लीड अफेक्शन 111, करंट अफेक्शन 40। लियू रुआन अपने ऑफिस में चिलिंग कर रही थी जब अचानक उसने नोटिफिकेशन सुना। वो अफेक्शन नोज डाइव ले रहा था। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना फोन उठाया, मुझे टेक्स्ट करने और ये पूछने की क्या हुआ। उसे समझ नहीं आया कि अफेक्शन अचानक क्रेजी तरह से क्यों गिर रहा था। उसने लिटरली कुछ गलत नहीं किया था, उसने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी और ने कुछ नहीं किया था। एक स्प्लिट सेकंड में लियो रुआन ने बाई निंगबिंग के बारे में सोचा, इसे उस बात से जोड़ा जो मैंने उसे पहले बताई थी। मैंने कैम के जरिए देखा जब लियो रुआन की आईब्रोज एक साथ जुड़ गई। उसने बाई निंगबिंग को मिलने और बात करने का समय तय करने के लिए मैसेज किया। अगले दिन वो दोनों मिले। मैंने अपनी बियर, फ्राइड चिकन और स्क्यूअर्स तैयार रखे, कैम ऑन किया और उनके मिलने का इंतजार करने लगा। सिस्टम हैरान था कि वो खाते हुए फीमेल लीड्स को एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जब बाई निंगबिंग पहुंची तो वो अभी भी काफी खुश थी। भले ही वो मेरे उसके लिए असली फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अफेक्शन पॉइंट्स का बढ़ना और पॉजिटिव होना बिल्कुल सच था। उस दिन घर जाने के बाद से उसकी मेहनत रंग ला रही थी। बाई निंगबिंग काफी समय से छुपकर उसके बारे में रेमिनिसिंग कर रही थी। वो खुद भी नहीं बता सकती थी कि वो अपने पति के बारे में सोच रही थी या उस किस के बारे में। उसके बारे में सोचकर वो अक्सर शर्मा जाती थी। जो तुम दिन में सोचते हो वही सपने में आता है। रात को उसने मेरे सपने देखे और उस खुशी के जिससे वो बच नहीं सकती थी। लियो रुआन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, तुमने कल जिबोवा से क्या कहा? इस इंटेरोगेशन ने बाई निंगबिंग का रोमांटिक बबल पूरी तरह तोड़ दिया। उसने परेशान होकर पूछा, क्या? मैंने क्या कहा? उसने कहा, बस आर्म स्नोबोर्डिंग कैप्चर टैक्टिक्स। जो मूव्स तुमने मुझे सिखाए थे वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे अपना नया तरीका निकालना पड़ा। लियो रुआन ने कहा, जब तुम उसके साथ थी तो मेरे लिए उसका अफेक्शन लगातार गिर रहा था। बाई निंगबिंग का पहला रिएक्शन खुशी का था। उसका दूसरा रिएक्शन था, क्यों? लियो रुआन ने उसके रिएक्शन को देखा। उसने कहा, क्या ये मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए? बाई निंगबिंग को एहसास हुआ कि उस पर शक किया जा रहा है। उसने मुंह बनाया।
आंटी, आपको मुझ पर सैबोटाजिंग का शक करने की आवश्यकता नहीं है। आप और उसके बीच क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन ज्यादा जरूरी है? मेरे पास आपका कैप्चर मुश्किल बनाने की कोई वजह नहीं है। अगर आप कैप्चर में फेल हो गई और मर गई तो इससे मेरा क्या लाभ होगा? लियू रुआन को पता चल गया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि अफेक्शन क्यों गिरा। जब भी मेरे दिल में उसके लिए अफेक्शन गिरता था, वो हमेशा साफ तौर पर वजह पहचान लेती थी और फिर उसे ठीक कर देती थी ताकि अगली बार वही गलती ना हो। लेकिन इस बार इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। बाई निंगबिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं उसके साथ था तो मैं असलियत में क्या सोच रहा था, जिस वजह से मैंने लियू रुआन का अफेक्शन कम कर दिया। सिस्टम भी हैरान था और उसने मुझसे वजह पूछी। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि मैं एक लॉयल लड़का हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही इंसान को पसंद कर सकता हूं। मैं जिसे भी पसंद करूंगा दूसरे इंसान के लिए अपना अफेक्शन कम कर दूंगा। इसीलिए उनका कभी भी विन विन सिनेरियो नहीं हो सकता। उनकी पहली बातचीत से इस अजीब अफेक्शन गिरने का कोई उत्तर नहीं मिला, मगर लियू रुआन की मेरे साथ अगली इंटरैक्शंस के दौरान उसने वजह जान ली। फेक सिस्टम मेल लीड जिबावा, अफेक्शन 12510, करंट अफेक्शन 69। लियू रुआन अभी अपने अफेक्शन बढ़ने की खुशी से बाहर भी नहीं आई थी कि अगले ही सेकंड उसे बाई निंगबिंग का फोन आया। बाई निंगबिंग चिल्लाई, लियू रुआन, तुमने क्या किया? क्या तुम मुझसे जानबूझकर बदला ले रही हो? तुम्हें जलन हो रही है कि जिबावा और मेरी बन रही है? तुम पागल जलनखोर बुद्धि औरत, क्या तुमने उससे मेरे बारे में बुराई की? लियू रुआन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी शांति से पूछा कि क्या हुआ। बाई निंगबिंग चिल्लाई, तुम्हारी अभी भी पूछने की हिम्मत है? जिबावा का मेरे लिए अफेक्शन गिरकर 10 हो गया है। तुम मेरे पीठ पीछे बुराई कर रही थी, है ना? लियू रुआन को तुरंत समझ आ गया। उसने थोड़ा बेबस होकर आह भरी। उसने कहा, हमें अपना प्लान बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जिबावा हम दोनों के लिए एक ही समय पर फीलिंग्स नहीं रखेगा। मैंने कैम के जरिए देखा जब वो नया प्लान बना रही थी। सिर्फ इस बार वो पहले की तरह किसी दुश्मन के खिलाफ एक साथ नहीं थी। उनके बीच मतभेद था। बाई निंगबिंग बहुत गुस्से में लग रही थी। तुम उसे पहले कैप्चर क्यों करोगी? लियू रुआन ने सुझाव दिया था कि वो उसे एक ही समय पर कैप्चर करें, लेकिन एक ऑर्डर रखें। एक इंसान उसे पहले कैप्चर करेगा जब तक दूसरे का अफेक्शन 100 तक न गिर जाए। एक बार जब कैप्चर सफल हो जाए और उनका ब्रेकअप हो जाए तो दूसरा इंसान टैग इन कर सकता है। लेकिन जब बात आई कि पहले कौन जाएगा तो दोनों अपनी बात पर अड़ गईं। दोनों का मानना था कि उन्हें लाइन में पहले होना चाहिए। लियू रुआन ने ठंडे लहजे में कहा, क्या जिबावा का अफेक्शन मेरे लिए तुम्हारे से ज्यादा है? अगर मैं पहले जाती हूं तो क्या यह जाहिरी तौर पर ज्यादा तेज नहीं होगा? बाई निंगबिंग ने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि उसका अफेक्शन तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या वो मेरे लिए तुम्हारा अफेक्शन कम कर देगा? लियू रुआन ने ठंडे लहजे में मजाक उड़ाया, लेकिन साफ दिख रहा है कि अभी उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि 10 अफेक्शन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? तुम दोस्त भी नहीं हो। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें घुमाई। तो क्या हुआ? ये तो बस अभी की बात है। मैंने एक ही दिन में जियोबुदा का दिमाग मेरे बारे में बदल दिया, उसके मुझसे नफरत करने से लेकर मेरे साथ वाइप करने तक। तुम्हारा क्या? तुम्हें कितना वक्त लगा उसकी नफरत खत्म करने में? तुम उसे रिसोर्सेज दिला रही थी, उसके लिए नेटवर्किंग कर रही थी। तुम्हें पूरे 2 हफ्ते लगे उसे खुद को थोड़ा पसंद करवाने में, और वो 2 हफ्ते मैंने ही तुम्हें दिए थे। अगर मैं तुमसे ज्यादा उसका वक्त लूंगी तो तुम्हें क्या लगता है वो किसे ज्यादा पसंद करेगा? लियू रुआन के अपने फोन पर पकड़ मजबूत हो गई। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। वो साफ तौर पर बाई निंगबिंग की बातों से ट्रिगर हो गई थी। लियू रुआन ने जवाब दिया, ये फिर भी इस सच को नहीं बदलता कि जियोबुदा अभी मुझे ज्यादा पसंद करता है। बिंग ने उस पर एक और क्रिटिकल स्ट्राइक किया। उसने कहा, और ये सच को नहीं बदलता कि जब उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी तब भी उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई। बाई निंगबिंग ने जोर दिया, तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि उससे पूछो, जियोबुदा से पूछो कि क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आई? लियू रुआन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आवाज शांत रही जब उसने कहा, बिंग बिंग, इसका गुस्सा मुझ पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्लान मैंने प्रपोज किया है वो स्वार्थ के लिए नहीं है। मैं बस इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहती हूं। तुम जानती हो मैं कितनी बिजी हूं। मैं बस तुम्हारी छोटी सी डेटिंग सिम खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हारे उसे डम करने का इंतजार और फिर अपनी बारी का। इसमें बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। बाई निंगबिंग का रवैया थोड़ा नरम हुआ। आखिरकार वो लियू रुआन जैसे किसी के मुकाबले अभी छोटी है, जो लगातार हाई सोसाइटी सर्कल्स में घूमती है। उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर वो लियू रुआन से फेस टू फेस बात कर रही होती तो वो उसके एक्सप्रेशन से जरूर बता पाती कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन क्योंकि वो उसे देख नहीं सकती थी, वो आखिरकार ना चाहते हुए भी प्लान के लिए राजी हो गई। वो मेरे साथ ये ऑकवर्ड सिर्फ दोस्त वाली वाइब रखेगी और अपना सारा हैंगआउट टाइम पूरी तरह लियू रुआन को सौंप देगी। मैं उन्हें एक हेल्दी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप कैसे बनाए रखने दे सकता था? वो मेरे लिए चीजें खतरनाक बना देता। लियू रुआन के साथ वक्त बिताते हुए मैं उसके अफेक्शन पॉइंट्स थोड़े बढ़ा देता और फिर बाई निंगबिंग के गिरा देता। जब भी बाई निंगबिंग वह देखती, ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, बहुत दुखी और शिकायती लगती। फिर जब मैं उसके साथ होता मैं उसके अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ा देता और लियू रुआन के गिरा देता।
आमतौर पर लियू रुआन के कॉल करने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। लियू रुआन पूछती, तुम कहाँ हो? मैं बस उसे सच बता देता, बाय निंगबिंग के साथ पूल खेल रहा हूं। मेरी नजरें बाय निंगबिंग पर गई, क्योंकि अंदर हीटिंग थी। उसने बस एक पतली लो कट ड्रेस पहनी हुई थी। जब वो झुकी तो उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। उसका नीला नेकलेस हवा में झूल रहा था, जैसे मुझसे उसके चोकर के साथ खेलने की भीख मांग रहा हो। मैंने अपने हाथ में बियर की एक चुस्की ली। फेक सिस्टम, मेल लीड, जियोबुदा, अफेक्शन -5, करंट अफेक्शन 65। जब लियू रुआन ने अपना अफेक्शन गिरते हुए सुना, वो तुरंत समझ गई कि मैंने बाय निंगबिंग को पॉइंट्स दिए हैं, जैसे मैं एक से छीनकर दूसरे को दे रहा था। वो गुस्से में थी। उसने सोचा बाय निंगबिंग बिल्कुल बेशरम है और अपना डील तोड़ रही है। उनके बीच एक अग्रीमेंट था, लेकिन साफ था कि बाय निंगबिंग हर बार मिलने पर मुझे थर्स्ट ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। लियू रुआन ने कहा, क्या तुम उस ऑक्शन में जाने का प्लान नहीं कर रहे थे? मैं भी जाना चाहती हूँ, चलो साथ चलते हैं। मैंने जवाब दिया, जरूर, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय निंगबिंग साफ तौर पर ठिठक गई। वो खड़ी हुई और मेरी तरफ देखा। उसने पूछा, वो कौन था? लियू रुआन का कॉल है, मैंने कहा। अपनी पूल क्यों नीचे रखते हुए मैंने अपनी सूट जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बाय निंगबिंग ने मेरे लेने से पहले ही उसे पपी डॉग आइज के साथ छीन लिया। वो गिड़गिड़ाई, क्या तुम बस नहीं जा सकते? हर बार जब हम साथ होते हैं उसे कॉल करके हमें डिस्टर्ब करना होता है, और इस बार वो बस तुम्हें सीधा खींची ले जा रही है। परेशानी वाली बात यह थी कि वो इसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि टेक्निकली लियू रुआन उनके रूल्स नहीं तोड़ रही थी। बाय निंगबिंग ने कहा, क्या मेरी आंटी जेलस तो नहीं है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती हैं, क्या उन्हें तुम्हें किसी और के साथ हैंगआउट करने से रोकना होगा? वो इतनी पेटी क्यों है? या फिर क्या वो बस ये यकीन नहीं करती कि लड़के और लड़कियां प्लेटोनिक फ्रेंड्स हो सकते हैं? उसका ऐसा कहने की हिम्मत तो देखो। मैंने उसकी गाल खींची। जब वो हैरान थी, मैंने अपनी जैकेट वापस ले ली। मैंने कहा, हम बस एक ऑक्शन में जा रहे हैं। मैं काफी वक्त से एक देखना चाहता था। मैंने हाथ बढ़ाया और अपना अंगूठा उसके होंठों पर फेरा। मैं मुस्कुरा दिया, अगली बार साथ हैंगआउट करेंगे। बाय निंगबिंग बस मुझे खाली नजरों से देखती रही। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। अगले ही सेकंड, सिस्टम, साइड कैरेक्टर बाय निंगबिंग, अफेक्शन, करंट अफेक्शन 96। मैं सामने के दरवाजों से बाहर निकला और लियू रुआन को अपनी कार से उतरते हुए देखा। उसके कानों पर लाल स्टड इयररिंग्स बहुत चमकीले थे, और ये सिर्फ इयररिंग्स नहीं थे। वो एक नेकलेस और एक रिंग भी पहनी हुई थी। सब कुछ बहुत ही ब्राइट, बोल्ड कलर्स में था। जितनी ज्यादा ज्वेलरी मैंने उससे गिफ्ट की, उतनी ही ज्यादा ज्वेलरी वो पहनने लगी। ये असल में उसकी वाइब पर काफी सूट कर रहा था। बिल्कुल भी वियर्ड या टैकी नहीं लग रहा था, बस इससे वो और भी स्टनिंग लग रही थी। लियू रुआन ने कैजुअली मेरा मेसी कॉलर ठीक किया और अपने बैग से एक स्कार्फ निकालकर मेरे गले में लपेट दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और पूछा, कैसा रहा सब? क्या आज तुम लोगों ने अच्छा टाइम बिताया? उसने पूरी तरह उस चेहरे को इग्नोर कर दिया जो सेकंड फ्लोर की विंडो से चिपका हुआ था और हमें गुस्से से घूर रहा था। फेक सिस्टम, फीमेल लीड, अफेक्शन 10, करंट अफेक्शन 85। पहले तो बाय निंगबिंग इसे बर्दाश्त कर सकती थी, तब भी जब लियू रुआन हमारी हैंगआउट्स में बिन बुलाए आ जाती थी। लेकिन जब लियू रुआन की वजह से उसके लिए मेरा अफेक्शन बिल्कुल जीरो हो गया, तो बाय निंगबिंग अपना आपा खो बैठी। वो मेरा उसे एक बिल्कुल अजनबी की तरह ट्रीट करना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने पहले सोचा था कि वो बस कुछ अफेक्शन पॉइंट्स ग्राइंड करेगी, इतने कि वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स बन सकें और मेरे साथ सब ठीक रहे। वो ग्रीडी नहीं थी और लियू रुआन का प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाय निंगबिंग के साथ हर एक डेट के दौरान वो मुसलसल अपनी आउटफिट्स बदलती रही ताकि मेरी अटेंशन पा सके। हम सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग के लिए गए और मोटरसाइकिल्स चलाईं। मैं वर्क हार्ड प्ले हार्ड माइंडसेट में पक्का यकीन रखता हूं। जब मैं लियू रुआन के साथ काम करके थक जाता था, तो मैं थकान उतारने और खुद को ट्रीट देने के लिए बाय निंगबिंग से मिलता था। जब हम मस्ती करके थक गए, तो हम बीच साइड विला के पूल की तरफ वापस चले गए। मैं बस एक लाउंज चेयर पर चिल कर रहा था। जब मैं आसमान को देखकर बोर हो गया, तो मैंने पूल में उस बैडी को देखा। मेरी नजरें उसकी स्लिम वेस्ट और लंबी टांगों पर थी। उसने पानी से अपना सर बाहर निकाला। पानी की बूंदें उसकी पेल स्किन पर चिपकी हुई थी। वो पूल से बाहर निकली और पूछा, गीबोदा, क्या तुम कुछ लैप स्विम नहीं करोगे? मैंने कैजुअली जवाब दिया, बहुत आलस आ रहा है, और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही सेकंड पता नहीं बाय निंगबिंग के दिमाग में क्या चल रहा था, वो अचानक मेरी लैप पर बैठ गई। मैं एकदम से उठ गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने बस अपने हाथ मेरे गले में डाले और मुझे किस किया। उसके बाद बात थोड़ी हाथ से निकल गई। शुरू में बाय निंगबिंग सिर्फ थोड़ा सा अफेक्शन चाहती थी, इतना कि वो अजनबी ना रहे। वो ग्रीडी नहीं थी और लियू रुआन का प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। वो बस पहले वाली फीलिंग एक बार फिर महसूस करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हमारे लिप्स मिले, उसने बाकी सबकी परवाह करना छोड़ दिया और हमारा हैंगआउट टाइम लियू रुआन को दे दिया। क्या वो सच में ऐसा करना चाहती थी? बिल्कुल नहीं। सिस्टम, साइड कैरेक्टर बाय निंगबिंग, अफेक्शन 100। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली साइड कैरेक्टर को कैप्चर कर लिया है। ठीक जब माहौल गर्म हो रहा था, मैंने अचानक पूछा, लियू रुआन का क्या? बाय निंगबिंग ने जवाब दिया, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, यह सही नहीं है। बाय निंगबिंग बुरा मानते हुए धीरे से बोली, फिर मैं साइड पीस बन जाऊंगी। मैं साइड पीस बनने को तैयार हूं। क्या यह ठीक है? हम छुपकर मिलेंगे और उसे पता नहीं चलने देंगे। यह शायद नामुमकिन था। मैंने बाय निंगबिंग के लिए अपना अफेक्शन बढ़ा दिया और लियू रुआन का कम कर दिया। मेरा फोन अभी भी पूल के पास था। उसने देखा कि मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए शायद वो रास्ते में ही होगी। बाय निंगबिंग ने अपना होंठ चबाया। मुझे बस थोड़ा सा टच करो।
मैंने कहा, तुम्हें सच में टच स्टार्वेशन है। बाय निंगबिंग ने इस बात को 0.1 सेकंड में मान लिया और इसी पर चलने लगी। उसने कहा, हाँ, जब हम स्नोबोर्डिंग कर रहे थे तब मेरी टच स्टार्वेशन बढ़ गई थी। मैं सच में फिजिकल कांटेक्ट के बिना नहीं रह सकती। लेकिन अगले ही सेकंड, जैसे ही बाय निंगबिंग मुझसे फिर से लिपटने वाली थी, डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। वो साफ तौर पर उसे इग्नोर करना चाहती थी। मैंने उसके गले में पहने चोकर को खींचा, जिससे उसके मुंह से दर्द की हल्की सी चीख निकली। मैंने उसके कॉलर पर लगी छोटी बेल को फ्लिक किया। वो सच में ऐसी बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है, चलो दरवाजा खोलते हैं। फन पुलिस ने शायद हमें ढूंढ लिया है। बाय निंगबिंग सिर्फ अपना गुस्सा पी सकती थी। उसने अपने कपड़े वापस पहने और मेरे पीछे नीचे चली आई। बिल्कुल वैसा ही हुआ। लियू रुयान दरवाजे पर थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो हमारे बिखरे हुए कपड़ों और बाय निंगबिंग के गीले बालों को घूर रही थी। उसने जोर से बाय निंगबिंग को धक्का दिया, जो मेरी स्लीव से चिपकी हुई थी, और मुझ पर चिल्लाई, क्या तुम नहीं चल रहे? गाड़ी में बैठो। मैंने कहा, हे, उसे बुली मत करो। लियू रुयान ने मुझे घूरा। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। ओह, तो अब तुम्हारा दिल उसके लिए तड़प रहा है। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मैंने फौरन कैम ऑन कर दिया। फीड में लियू रुयान पहले बोली, गीबोदा बिजनेस में बहुत टैलेंटेड है। उसे अभी सख्त मेहनत से पढ़ने की जरूरत है, इंडस्ट्री में जितनी जल्दी हो सके अपने पैर जमाने की और अपनी जगह बनाने की, ना कि तुम्हारे साथ पूरा दिन भटकने और अपनी जिंदगी बर्बाद करने की। बाय निंगबिंग ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? मेरी आंट या गीबोदा की मॉम? लियो रुआन की आईब्रो ट्विच हुई। मैं जोर से हंसा। क्या ये ड्रामा एक पीजी स्टोरी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा वाइल्ड नहीं हो रहा है? बिंग बिंग ने कहा, तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम बस जेलस हो कि जियोदा और मेरी वाइब्स इतनी बड़ी एज में भी इतनी अच्छी मिलती हैं। उसके करियर में हेल्प करने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? लियो रुआन ने स्नीयर किया। तुमने पहले रूल्स तोड़े और अब तुम रियलिटी चेक हैंडल नहीं कर पा रही हो। बाय निंगबिंग ने पलटकर जवाब दिया, अपने हिपोक्रिटिकल एक्सक्यूजेस अपने पास रखो। जब जियोदा और मैं सिर्फ फ्रेंड्स बनने की कोशिश कर रहे थे, तब कौन बार बार थर्ड व्हीलिंग कर रहा था और हमें ब्लॉक कर रहा था? लियो रुआन, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अभी जियोदा से वादा करो कि जैसे ही तुम उसका अफेक्शन मैक्स आउट कर लोगी, तुम उससे ब्रेकअप कर लोगी? लियो रुआन ने अपनी आंखें नीचे कर ली और खामोश रही। बाय निंगबिंग ठंडी हंसी हंसी, देखो, तुम ये भी कमिट नहीं कर सकती। तुम ये सब शुरू से प्लान कर रही थी ताकि मैं कभी मेन चिक ना बन सकूं। तुमने ये शुरू से ही सोच रखा था, है ना? जब तक मेरा अफेक्शन 100 तक नहीं पहुंचता, मैं नहीं मरूंगी। तुम्हें लगता है कि मुझे हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में फंसा कर रखना काफी है ताकि मैं जिंदा रह सकूं? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारी ये छोटी स्पीचेस मुझे हमेशा के लिए फूल बना सकती है? मैं तुमसे यंग हूं, मैं तुमसे ज्यादा फन हूं। जियोदा ऑब्वियसली मेरे साथ हैंग आउट करना प्रेफर करता है। तुम्हारे साथ रहकर वो एग्जॉस्टेड हो जाता है। इसी वजह से वो मेरे पास आता है, क्योंकि मैं एक्चुअली उसे रिलैक्स करने में हेल्प करती हूं। लियो रुआन्स के हाथ उसके साइड्स में कसकर बंध गए, लेकिन उसने पलटकर बहस करने के लिए एक वर्ड भी नहीं बोला। ऑनेस्टली मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा फील हुआ। यूजुअली अगर वो बाय निंगबिंग से थोड़ा सा भी डिसएग्री करती तो वो उसे वर्बली डिस्ट्रॉय कर देती। वो क्वाइट थी क्योंकि वो इनसिक्योर थी। उसे जेन्युइनली फील हुआ कि बाय निंगबिंग जैसी यंग और एनर्जेटिक लड़की के कंपैरिजन में वो मेरे लिए सही मैच नहीं थी। मेरे साथ होना ज्यादातर म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में था, जबकि बाय निंगबिंग के साथ रहना वो था जो मैं सच में चाहता था। इंटरनेट कहता है कि किसी आदमी के साथ सफर करना जिंदगी भर की बदलक लाता है, और किसी आदमी पर पैसे खर्च करना भी जिंदगी भर की बदलक लाता है। मुझे नहीं पता कौन ज्यादा अनलकी है, लेकिन एक स्मग बाय निंगबिंग और एक साइलेंट लियो जुआन को देखकर, जो कि दोनों एब्सोल्यूट क्लाउन्स हैं, मैं ऑब्वियसली अभी भी बाद वाली की तरफ बायस्ड हूं। अगले ही सेकंड फेक सिस्टम ने लियो जुआन को अनाउंस किया, मेल ली बोदा करंट अफेक्शन 70। सिस्टम ने बाय निंगबिंग से कहा, मेल ले जी बोदा अफेक्शन 30 करंट अफेक्शन 30। बाय निंगबिंग्स की बातें तुरंत रुक गई। वो शॉक में हैरान रह गई। वेट, ये क्या हो रहा है? उस अफेक्शन का क्या हुआ जो मैंने उसे किस करके इतनी मेहनत से कमाया था? वो अफेक्शन जो मैंने बेसिकली अपनी बॉडी और सोल सेल करके गेन किया था, उसे किसी और ने बड़ी आसानी से चुरा लिया? बाय निंगबिंग ने लियो जुआन को गुस्से से घूरा। वो फ्यूरियस थी। वाओ, ओके, कोई हैरानी नहीं कि जब मैं बात कर रही थी तब तुम इतना क्वाइट एक्ट कर रही थी। तुम्हें पहले से ही पता था कि जियोबोदो कहाँ था, है ना? जानबूझकर विक्टिम प्ले कर रही हो। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ, ये कहकर उसने बाहर निकलने के लिए अपना पैर उठाया। लियो जुआन ने तुरंत अपना साइलेंट रॉन्ग एक्ट छोड़ा और बाय निंगबिंग के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जो अफेक्शन मैंने उसे दिया था वो उसकी बैकबोन की तरह काम कर रहा था। बिंग बिंग ये सब यूं ही नहीं सहने वाली थी। उसने पलटकर हमला किया। उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचना शुरू कर दिए, बिना ये परवाह किए कि वो कैसी लग रही हैं, बस एक दूसरे को मारने लगी। बिंग बिंग चिल्लाई, मैं अपने डैड को बता रही हूं, मेरी आंट ने मेरा मर्द चुरा लिया। तुम एक होम रेकर हो। लियो जुआन ने स्नीयर किया। कुछ भी गलत होते ही मम्मी और डैडी के पास भागना? हाँ, जियोदा तुम्हारी ही एज का है, लेकिन वो पहले से ही चीजें अपने आप हैंडल कर सकता है। मुझे बहुत डाउट है कि वो कभी ऐसी जायंट बेबी में इंटरेस्टेड होगा जो अपने रिलेशनशिप ड्रामा के लिए अपने पेरेंट्स के पास भागती है। बिंग बिंग चीखी, वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करेगा। उसने मुझे किस किया, उसने सच में मुझे किस किया। क्या तुम्हें कभी इस तरह का ट्रीटमेंट मिला? तुम ओल्ड हैग। लियो जुआन एक सेकंड के लिए रुकी और फिर उसे दोबारा थप्पड़ मारा।
वो ठंडक से हंसी। वो अभी यंग है, उसका इंपल्सिव होना बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे परवाह नहीं है और उसे भी डेफिनेटली कोई परवाह नहीं होगी। ये सिर्फ एक किस है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे होठ सोने के बने हैं? क्या उसका तुम्हें किस करना कोई बहुत बड़ा फ्लेक्स है? ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं बस उनकी पूरी कैट फाइट को 360 डिग्रीज में रिकॉर्ड कर रहा था, उनके एक दूसरे को नोचने के हर मोमेंट को कैच करते हुए। मैं इसे सेव कर लूंगा और जब भी मेरा दिन बुरा जाएगा मैं इसे निकाल कर देखूंगा। ये मुझे पूरे साल हंसाता रहेगा। बाई निंगबिंग जमीन पर गिर गई। हार मानने से मना करते हुए वो चिल्लाई, बस तुम इंतजार करो, मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जियोदा से चिपकी रहूंगी। मैं उसे हमेशा सिड्यूस करती रहूंगी। आखिरकार वो अपना कंट्रोल खो ही देगा। मैं साइड चिक बनकर रहूंगी। मैं तुम दोनों पर तुम्हारी पूरी जिंदगी नजर रखूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर मैं मर भी गई तो मैं तुम दोनों के बीच ही मरूंगी। लियूरियान ने धीरे से हुंकारा और कहा, जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो मेरे पास घर वापस आता है। सिस्टम फीमेल लीड अफेक्शन चार्ज 15 अफेक्शन 100। बधाई हो होस्ट, अफेक्शन कलेक्शन पूरी हुई। आप रखने के लिए कोई भी चीट चुन सकती हैं। मैंने सिस्टम से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक ही चुन सकती हूं? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 3 दूंगा। मैंने कहा, क्या तुम मेरे लिए फेक सिस्टम और उन 2 पनिशमेंट टूल्स को बंडल कर सकते हो? सिस्टम, बधाई हो होस्ट, आपने चीट X3 हासिल कर लिया है। उम्मीद है आपको खेलने में मजा आएगा।